हेलो एवरीवन, क्या हाल है? वेलकम। आई एम ऑडिबल? यस, आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट टेक्स्ट की पहली क्लास के अंदर। यस, चलो जी शुरुआत करते हैं आज पहले सेशन की। वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। अब आपको एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपकी टैक्स की चिंता आपकी नहीं, वो मेरी है। बस रिलैक्स हो जाओ, आगे बढ़ते हैं मस्ती से। यस जी, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले सर, डायरेक्ट टैक्स शुरू करने से पहले इस सफर की शुरुआत को देख लेते हैं। हमारा ये सफर कैसे होने वाला है। टोटल ये आपका 45 डेज का सफर होने वाला है, और इस 45 डेज में एज पर मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर 4 पार्ट्स में से सेग्रीगेट किया गया है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, नो? आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, फिर जिनको भी लिंक नहीं मिला है मैं वापस से लिंक भेज देता हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैंने वो सेशन को क्लोज कर दिया था, नया सेशन स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। 45 डेज के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। मॉड्यूल में इसे 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। तो 4 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल आपका बेसिक सारी चीजों को बताता है, जो ऑलमोस्ट आपने सीए इंटर के अंदर देखा है। बट उसमें होता क्या है, उन्होंने कंपनीज का जो टैक्सेशन है, राइट, यहां पर आपने जो देखा था जनरली इंडिविजुअल एचयूएफ का इनका देखा था आपने, करेक्ट। यहां पर इन्होंने कंपनीज और जो अदर बिजनेस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। मैट, एएमटी 10AA, फॉर्म, एलएलपी, ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी है। वो थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है, राइट। फिर आपका सेकेंड मॉड्यूल है, तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई थी, यहां पर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। ये 2 मॉड्यूल ये बताते हैं सर असेसमेंट किस तरीके से होता है। यहां पर सबको कवर कर लिया। हर इंसान जिस पे टैक्स इंपोज किया जा सकता है, इन 2 मॉड्यूल में उनको कवर कर लिया। भैया इनका टैक्स असेसमेंट किस तरीके से होगा। अब इनका टैक्स असेसमेंट टैक्स कंपटीशन कैसे, इनकम कंपटीशन कैसे होगा, इनकम कंपटीशन करने के बाद उस पर टैक्स किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, वो सारी चीजें उन्होंने यहां पर बता दी है। तीसरा बोलता है भैया अब जब आपने अपना टैक्स कंप्यूट कर लिया है, अब जब आपने अपना टैक्स कंप्यूट करने के बाद सरकार को जमा कराने का जो प्रोसेस फॉलो करते हो, दिस प्रोसेस विल बी अंडर मॉड्यूल 3। असेसमेंट हो गया, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज हो गया, अगर तुम अपना अपील्स हो गया, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो कि डिपार्टमेंट ने तुम्हारा असेसमेंट किया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू हैव पावर टू अपील। तो अपील को इन्होंने यहां बताया गया, तुमने गड़बड़ की है तो पैनल प्रोविजंस यहां पर बताए गए हैं, सारी चीजें यहां पर बताइए। एक एक्स्ट्रा चीज जो यहां पर आ गई है, दैट इज टैक्स ऑडिट, राइट। तो यहां पर इस बार आपके न्यू सिलेबस में एक नया टॉपिक आ गया है, दैट इज टैक्स ऑडिट। अच्छा, तो 3 पार्ट आपके ये हो गए। चौथा पार्ट इट्स प्योरली रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। अब ये कहता है कि ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, जो आप इंडिया के अंदर जो ट्रांजेक्शंस करते हो उस पे किस तरीके से टैक्स लगता है, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। अब ये बोलता है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया अगर व्यवहार ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्रीज, राइट, देन व्हाट विल बी द टैक्स इंप्लीकेशंस। तो यहां उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन में उसको कवर किया है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर हम देखेंगे एनआर हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, डीटीएए हो गया, राइट, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग हो गया, और मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटीज, ये सारे समझेंगे। सारी चीजें यहां पर आएगी। एक इक्वलाइजेशन लेवी जो पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट हुआ करता था, नाउ उन्होंने यहां पर डिजिटलाइजेशन ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट टैक्स का पार्ट उन्हें बना दिया गया है, राइट। वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहां पर टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 70 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव होते हैं और 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहां कोई डाउट नहीं है। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं। सर देखो, इन्होंने यहां पर इसे डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को। चैप्टर बेस्ड ऑन द सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो मैंने जो बताया था पहले 3, और ये देखो दूसरा, पहला जो 2 मॉड्यूल्स है वो यहां पर आ गए। कंप्लाइंसेस इन द प्रोसीजर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, दिस इज असेसमेंट वाला। तो जो 3rd मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और 2 आपका यहां आ गया, मॉड्यूल आपका 3 यहां आ गया, और इंटरनेशनल टैक्सेशन दिस इज मॉड्यूल 4। सो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को सेग्रीगेट किया है। नाउ अब एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे यहां पर क्या क्या कवरेज हो रहा है। चलो फटाफट से चैप्टर वाइज आपको मैं बता देता हूं। दिस इज द मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में जिनको भी लिंक नहीं मिला है, आई एम सेंडिंग यू अगेन, ठीक है भाई, प्लीज प्लीज, सॉरी यार, हाँ थोड़ी मुझसे टेक्निकल
इश्यूज के कारण मैंने उसे डिस्कनेक्ट किया, बट नो इश्यू, सॉरी। जस्ट ए मिनट। ठीक है भाई, प्लीज प्लीज सॉरी यार, हाँ थोड़ी मुझसे टेक्निकल, एक मिनट। चलो जी, तो सबसे पहला जो आपका मॉड्यूल होता है, देखो बहुत सिस्टमेटिक स्टडी अपन यहां पर करने वाले हैं। देखो मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना, प्योरली बेस्ड ऑन द मॉड्यूल। ठीक है सर, मॉड्यूल से पढ़ाओगे? नहीं, मॉड्यूल से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे नोट्स हैं जीओटी, ग्रिप ऑन टेक्स्ट, उससे पढ़ाऊंगा। उससे पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा, जब आपको ग्रिप ऑन टेक्स्ट से मैंने आपकी चीजें कंप्लीट कर दी, फिर हम चार्ट से फटाफट से चीजों को व्यवस्थित करेंगे, चीजों को सिंक करेंगे ताकि चीजें हमारी दिमाग में सेट हो जाए। फिर मैं लेके आऊंगा आपको मॉड्यूल पे। लो आ जाओ, अब मॉड्यूल को गो थ्रू करते हैं, और आप मॉड्यूल को फटाफट से हर एक टॉपिक को आसानी से गो थ्रू कर लोगे, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट आपने ऑलरेडी पढ़ लिए और फंडामेंटली आपके वो कवर हो चुके हैं, राइट। तो फिर हम आएंगे मॉड्यूल पे, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर के साथ मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा जो फ्लो रहने वाला वो ये रहने वाला है कि सबसे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया मेरे नोट्स के साथ में, फिर हमने चार्ट से उसे ग्रिप में किया, और फिर हम आ गए मॉड्यूल पे। अब मॉड्यूल के अंदर जो जो भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करेंगे ताकि मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो पूरा मॉड्यूल का कवरेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यू सिलेबस है। तो जो आईसीएआई का एक्सपेक्टेशन है वो भी यही है कि यार आपकी मॉड्यूल के साथ पढ़ाई होनी जरूरी है, मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर होना जरूरी है, फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, न्यू सिलेबस में इन्होंने प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस किया है। और आपको सबसे बड़ी बात जो आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने ये सारे काम प्रैक्टिकली अपने जॉब ड्यूरेशन में किए हैं, बिकॉज मैं डायरेक्ट टैक्स का मेरा जो मेन की एरिया था डायरेक्ट टैक्स ही हुआ करता था। तो मेरा डिपार्टमेंट से कहीं कहीं मतलब कहते ना बहुत बहुत लेना देना होता था। लेना देना मतलब इन द सेंस उस वे में नहीं यार भाई, मतलब डॉक्यूमेंटेशन डिस्कशन, मैं इवन डिपार्टमेंट में कई बार गया हूँ, राइट, फॉर दैट पर्पस कि भाई क्योंकि मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में मैं ही लीड करता था। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारी कोई ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट्स होता है, सारी चीजें मुझे उन्हें सबमिट करनी होती थी। तो वो सारे डिस्कशन मेरे मतलब कहते हैं ना फ्रंट में डिपार्टमेंट वालों के साथ बैठ के सारे डिस्कशन हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको हर एक प्रोविजन को डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि डिपार्टमेंट ये प्रोविजन क्यों लेके आया, राइट। मतलब जब मैं डिस्कशन करता था डिपार्टमेंट वालों से तो उनकी थॉट प्रोसेस, और डिपार्टमेंट वाले जब मुझे बताते थे कि यार देखो हम ये कारण से ये प्रोविजन इंसर्ट किया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा लाइव डिस्कशन उनसे होता था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलो जी, पहला हो गया आपका बेसिक के अंदर आप पहला हो गया मॉड्यूल वन में आपका बेसिक। दिस इज द एग्जेम्प्ट इनकम, दिस इज द पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और जीटीआई, ठीक है ना। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी को यहां पर इन्होंने नहीं दिया है, बट ठीक है, वो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू ग्लिम्स होना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी अगर आपके पास कोई टोटल इनकम का किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो हमें ग्लिम्स होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था 2 मॉड्यूल ये क्या बताते हैं कि किस तरीके से आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, उस पर किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर सभी को इन्होंने कवर कर लिया है, जिस भी इंसान पर टैक्स लग सकता है ना, उनको सबको यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया। भैया उसका किस तरीके से असेसमेंट करेंगे, इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, उसका टैक्स कैसे निकालेंगे, वो सारा कवरेज आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में मिल जाता है। असेसमेंट ऑफ द वेरियस एंटिटीज, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी और अदर स्पेशल एंटिटीज। देखो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी में अगर आप जाओगे तो यहां पे मेजरली फोकस किया है कंपनीज, ठीक है ना। कंपनीज का मैट यहां पे आ जाएगा, एएमटी अपन देखेंगे, यहाँ पे 10AA अपन यहां पर देखेंगे, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता है वो यहां पर देखेंगे। तो ये जो चीजें इंटर के लेवल पे कवर नहीं थी वो आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। फिर आपका ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा, मतलब उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, उस पर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो यहां इन्होंने बताया है। पॉलिटिकल पार्टी और अदर स्पेशल एंटिटी में आपका क्या आ जाता है, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, राइट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप पहली बार भी ले रहे हो ना तो टेंशन मत लेना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। इररिलेवेंट कि आपने पहले डीटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इररिलेवेंट बस ये है कि इंटर में पढ़ा हुआ है ना, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इविएशन। तो यहां पर इन्होंने बताया कि भैया अगर तुम टैक्स प्लानिंग करते हो, टैक्स अवॉइडेंस करते हो, टैक्स इविएशन करते हो, व्हाट आर दीज, कौन सी चीज वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, कौन सी एथिकल है, कौन सी अनएथिकल है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और अनएथिकल है तो उसका इंपैक्ट क्या है, वो सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर आता है डिजिटल ट्रांजेक्शन।
डिजिटल ट्रांजैक्शन ये अभी उन्होंने मॉड्यूल 2 में ऐड कर दिया है, बट ये पहले हुआ करता था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, जहां पर इक्वलाइजेशन लेवी हम पढ़ते थे, राइट, इक्वलाइजेशन लेवी, राइट, उसको इन्होंने यहां पर ले लिया है। मतलब इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता था कि अगर आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी के साथ में, वहां देखेंगे, वहां पूरा डिटेल में बताऊंगा। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो, राइट, ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी जिसका इंडिया में प्रेजेंस नहीं है वो इंडिया में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रही है, राइट, या इलेक्ट्रॉनिकली एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का पैसा ले रही है, तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगाएंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। फिर आपका मॉड्यूल 3 जो आता है, दैट इज जैसे ही आपने अपना टैक्स कंप्लीट कर दिया, जैसे ही आपने अपना इनकम कैलकुलेट कर लिया, इनकम के बाद टैक्स कंप्लीट कर लिया, तो टैक्स कंप्लीट कराने कहां जाओगे भैया, टैक्स जमा कराने कहां जाओगे, डिपार्टमेंट में जाओगे। तो डिपार्टमेंट क्या है वो इन्होंने बताया है, डिपार्टमेंट के लोग कौन कौन से होते हैं वो इन्होंने बताया है, डिपार्टमेंट में तुम्हें कब तक अपना रिटर्न फाइल करना है वो इन्होंने बताया है, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने डिपार्टमेंट से कनेक्टेड बताई है। दीज आर द कनेक्टेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील एंड रिविजन। अपील मतलब देखो तुमने अपना रिटर्न फाइल किया, डिपार्टमेंट ने बोला नहीं 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 तेरी इनकम 10 लाख नहीं 15 लाख होनी चाहिए। अब तुम बोलते हो नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, 15 लाख तो हो ही नहीं सकती, मेरी तो 10 लाख सही है। तो आप क्या अपील कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो वो सारे प्रोविजन है। क्या डिपार्टमेंट आपके ऊपर अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो सारी चीजें अपील और रिविजन में देखेंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होता है, उसके क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। मिसलेनियस प्रोविजंस और प्रोविजंस और फॉर अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, जो पेनल प्रोविजंस बोल सकते हैं, पेनल्टीज, ठीक है ना, दीज जो पेनल प्रोविजंस है वो हम यहां पर देखेंगे। जो नया पार्ट आपके यहां ऐड हुआ है दैट इज द टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट पहले ये ऑडिट में हुआ करता था, अभी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट से बना दिया गया है। तो ये एक आपका न्यू सिलेबस के अंदर नया चैप्टर ऐड हुआ है। सॉरी, हाँ। फोर्थ, दिस इज द इंटरनेशनल टैक्सेशन। दिस इज द इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके अराउंड 30 to 40 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 30 to 40 मार्क्स का आपके पास या रहता है। क्वेश्चन पेपर जो आता है आपके 30 to 40 मार्क्स आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का होता है, ठीक है। तो 30 मार्क्स तो आपका इससे मिलना ही मिलना है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। 70 मार्क्स और 30 मार्क्स। अब यहां पर होता क्या है, अगर आप टोटल क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो आता है 6 मार्क्स का, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का होता है। तो टोटल 30 मार्क्स का आपके पास इसका वेटेज हो चुका है, ठीक है। और वैसे भी आपका क्वेश्चन पैटर्न जो होता है ना, 100 मार्क्स में 70 मार्क्स जो होता है दैट इज सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स जो होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपकी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है ना तो आपके ऑब्जेक्टिव तो कोई रोक नहीं सकता, और सब्जेक्टिव में आप मस्त कमांड कर लोगे। तो यहां पर 60+ लाना बहुत आसान है इफ यू आर फंडामेंटली स्ट्रांग। सीरियसली टैक्स को बोला जाता है कि नहीं यार बड़ा खौफ है, मैं बोलता हूं कि आप एक बार मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं भी नहीं बोलता, एट द एंड आप बोलोगे मुझसे मजा आ गया। अब 60+ अब दूर नहीं, अब तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम उस फ्लो में जाने वाले हैं। हम सारी चीजों को एक प्रोसेस में, कहते हैं एक सिस्टम होना चाहिए, देयर शुड बी ए सिस्टम। अगर आपको आगे बढ़ना है और प्रॉपरली आगे बढ़ना है तो देयर शुड बी सिस्टम, तो वो हमें सिस्टम फॉलो करना है। अब मैं सिस्टम क्या फॉलो करता हूं मैंने आपको बताया। सबसे पहले जीओटी, मेरे जो नोट्स हैं उससे पढ़ाऊंगा, उसके बाद चार्ट बुक से आपके फंडामेंटल्स को वापस मजबूत करूंगा, रिकॉल पावर डेवलप कर दूंगा, देन विल कम ऑन द मॉडल, फिर आप मॉडल करोगे तो आपको लगेगा सर बहुत इजीली हो रहा है। चलो जी। तो दीज आर द इंटरनेशनल टैक्सेशन के टॉपिक्स है सारे, जिसमें आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, नॉन रेजिडेंट, एडवांस रूलिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, बैप्स, टैक्स ट्रीटीज मतलब हम जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी होती है ना गवर्नमेंट की, वो है टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। और ये एक नया टॉपिक आपके यहाँ आया है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? सो इस तरीके का आपका ये पैटर्न जाने वाला है, तो बहुत एंजॉय आए, बहुत आराम से, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, दिखने में चैप्टर इतने दिख रहे हैं 28, मजा आ जाएगा, बहुत आसानी से करेंगे और मजे से करेंगे। चलो जी, तो अब शुरुआत करते हैं आपके पहले टॉपिक की, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स। सो यहां पर आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। सर किस तरीके से टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है, सर किसके लिए, किसी के लिए भी, किस किस को टैक्स लगता है। हाँ, अभी हम देखने वाले हैं यहां पर किस किस को टैक्स लगता है, उसकी टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, उस पर टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है, ये सारी चीजें यहां इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। मतलब सर फाइनल जो ऑब्जेक्ट है इस
सब्जेक्ट को पढ़ने का, उस फाइनल ऑब्जेक्ट का सार है। दिस इज द बेसिक। मैंने सारा सार यहां पर ले लिया है। यस, गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है, एक बार आप बताएंगे क्या प्लीज? ड्यू टू टेक्निकल, पहले वाला सेशन मैंने डिलीट कर दिया था, वो टेक्निकल शायद कुछ इश्यूज आ रहे थे, आई थिंक कुछ वो साउंड इफेक्ट्स बराबर नहीं था। सो नाउ वी हैव कनेक्टेड हियर आल्सो। हाँ जी बोलिए। सो यहां पर ना आप क्या देखने वाले हो, किस तरीके से आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी, उस टोटल इनकम पे किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी। आपको आइडिया है इस बार आपके 2 टैक्स रिजीम, लास्ट टाइम भी थी अभी भी है, बट अभी क्या चेंज है पता है आपको? 2 tax regimes are there, old tax regime, new tax regime. But now what are the changes are there? पहले क्या था, अब क्या है, कोई बताएगा? मई 2024 में क्या चेंज है एज कंपेयर टू मई 2023 और नवंबर 2023? बताओ, कोई बताएगा? कोई बताएगा एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 क्या हुआ? कुछ नया चेंज आया है। पहले old tax regime will be the default tax regime and now new tax regime will be the default tax regime. So हम यहां पर समझेंगे सर ये old tax regime क्या होती है, ये new tax regime क्या होती है, किस अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो यहां पर जो हम हमारी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं उसका धरातल यहां पर बन जाएगा कि सर किस तरीके से टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है और उस टोटल इनकम पे टैक्स किस तरीके से पे किया जाता है। ठीक है ना, सॉरी पे नहीं, कंप्यूट किया जाता है, सॉरी। हाँ आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स। चलो जी, अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह आता है कि सर सरकार को टैक्स की क्यों जरूरत है? चलो, पहला, टैक्स इंपोज कौन करता है? इंपोज कौन करता है? सर गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इंपोज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इंपोज किया जाता है। यस, व्हाई? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई गवर्नमेंट इंपोज टैक्स? कोई बताएगा मुझे? यस, अरे बोलो भाई, बोलोगे, जितना बोलोगे ना भाई उतना रिलैक्स होंगे, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा नहीं है, जितना आपका 2 वे कम्युनिकेशन होगा ना, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग, मोर अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी बोलो, टैक्स इंपोज कौन करता है? सरकार। गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इंपोज किया जाता है? यस सर, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इंपोज किया जाता है। क्यों किया जाता है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, सरकार को पूरा कंट्री चलाना होता है, पूरा देश चलाना होता है। सर अगर उस पूरे देश को चलाना है तो सरकार के पास कौन सी कोई फैक्ट्री लगी हुई है? नो डाउट सरकार है, सम इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज आर देयर, बट उनसे कोई इतनी रेवेन्यू नहीं है कि पूरा देश चल जाए। पूरा देश चलाना होता है। आज आप देख रहे हो इतनी इंफ्रा फैसिलिटी आपको दी जा रही है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कई सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रहे हैं सर? ये कहां से बन रहे हैं? ऐसे बन रहे हैं ऑटोमेटिकली? हाँ नहीं, सरकार को इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा, ठीक है ना, मनी। और वो मनी कहां से आता है? वो मनी आता है थ्रू टैक्सेशन, थ्रू टैक्सेशन, ठीक है ना। आप देखते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो दीज आर द मेजर सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू का मेजर सोर्स है दैट इज द टैक्सेशन, कि भैया जो सरकार ने आपसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया है दैट इज यूटिलाइज फॉर यू ओनली, आपसे ले रहे हैं और आपके लिए ही खर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सरकार अपने लिए खर्चा कर रही है। वो बात अलग है कि हम सब जानते हैं कि नेताओं की जेब बड़ी मजबूत हो जाती है हमारे पैसे से, है ना। हाँ, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, बट हमारे से जो उन्होंने पैसा लिया है वो हमारे लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। आज कई सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है, फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री स्कूलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, हाईवे, रेलवे, मतलब आज आप देखो ना अपनी लाइफ कितनी इजी गोइंग हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, अच्छे रोड्स हैं, अच्छे हाईवेज हैं, क्यों? बिकॉज दे हैव टेकन टैक्सेशन फ्रॉम अस, और उन्होंने हमारे लिए खर्चा कर दिया, राइट। चलो जी, तो यहां पर अब आपके लिए क्या है कि हमारे से टैक्स लिया और हमारे लिए खर्चा कर दिया, सो गवर्नमेंट इसलिए हमारे ऊपर टैक्स इंपोज करती है। बट एक मुझे बात बताओ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज गिवन ऑथोरिटी टू सरकार, हु हैज गिवन ऑथोरिटी टू गवर्नमेंट टू इंपोज द टैक्स? हु हैज गिवन ऑथोरिटी? ऑथोरिटी, इनको ऑथोरिटी कहां से मिली कि भैया तुम टैक्स लगा दो? बताओ, इनको ऑथोरिटी कहां से मिली कि भैया
तुम टैक्स इंपोज कर दो। सॉरी, हाँ थोड़ा कोल्ड एंड कफ के कारण ये इशू है। हाँ जी बताइए, उनको अथॉरिटी कहां से मिली कि टैक्स इंपोज कर दो? अरे बोलो ना यार, कोई बोलते नहीं हो तुम। सरकार को पावर किसने दिया कि लगाओ लगाओ टैक्स लगा दो, बढ़िया है, मजा आएगा, है भाई? किसी ने पावर दिया? नहीं तो सरकार तो आएगी, है भारत भाई टैक्स दे रहे हैं, अरे इससे नहीं होगा और ज्यादा दे। किसी ने तो उनको दिया होगा, फिर वापस आ जाएगी, अरे अब नहीं टैक्स नहीं, अब तो मेरे को तेरे से गोल्ड लेने का है। अरे भैया कोई तो होगा इनको अथॉरिटी देने वाला, नहीं तो सरकार तो कुछ भी मांगना शुरू कर देगी हमसे। अगर सरकार का ही पावर है तो सरकार तो कुछ भी मांग लेगी, किसी भी तरीके से इररिलेवेंट, नहीं भैया टैक्स नहीं, हमें तो ये भी चाहिए, तेरे प्रॉपर्टी है ना इसमें एक हिस्सा में दे दे। ऐसा थोड़ी होता है यार, देयर आर सम स्ट्रक्चर्ड थिंग्स शुड बी देयर। तो किसी ने तो अथॉरिटी दी होगी सरकार को कि हाँ हाँ तुम टैक्स लगा सकते हो। भैया पावर होना चाहिए, और वो भी लिमिटेड पावर होना चाहिए। अगर बोल दिया गया कि नहीं नहीं कुछ भी कर लो तो कुछ भी कर लो, तो सरकार जी नहीं देगी फिर तो ऐसे तो कहां से मिला ये पावर? दिस पावर हैज बीन गिवन फ्रॉम, बताओ किसने दिया ये पावर? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान ने ये पावर दिया सरकार को कि यस यू कैन इंपोज द टैक्स, यस यू कैन इंपोज टैक्स। कहां से पावर आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से आया? दिस इज माय अगला क्वेश्चन कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से आया, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से आया? यस बोलो भाई। सरकार को पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि यस आप टैक्स इंपोज कर सकते हो, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लेकिन मुझे बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और कहां से आया कॉन्स्टिट्यूशन? एक बेस फंडामेंटल आपका बहुत क्लियर होना जरूरी है यहां पर। सर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है बताओ। सर जब हमारा देश आजाद हुआ था तब आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सभी स्टेट को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट किया था, सभी को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट किया। और जब एक साथ कॉन्स्टिट्यूट किया तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर की जरूरत पड़ी कि देयर शुड बी सम स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर, ठीक है ना। सो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए ताकि सभी उस रूल्स के अकॉर्डिंग चले। नहीं तो एक राजा बोलेगा मैं अपने हिसाब से चलूंगा, एक राजा बोलेगा मैं अपने हिसाब से चलूंगा। देयर शुड बी सम स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, और पहली बार 26 जनवरी 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई किसके क्या राइट होंगे। आज यहां पर बताया है सरकार के क्या अधिकार होंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, इनके क्या राइट्स हैं, क्या डिसीजन किस तरीके से दे सकते हैं, राष्ट्रपति का सिलेक्शन कैसे होगा, प्रधानमंत्री इलेक्शन का कैसे सिलेक्ट होकर आएगा, सारे प्रोसेस, एक हम आम आदमी के एक आम नागरिक के क्या अधिकार होंगे, सब चीजें इन्होंने यहां पर बताई। सो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर डिफाइन किया गया है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे यह बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पर लिखा हुआ है कि सरकार टैक्स इंपोज कर सकती है? नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि यस गवर्नमेंट कैन इंपोज द टैक्स, बट कहां पर लिखा हुआ है? जब आप आर्टिकल, जैसे हम हर एक्ट में जाते हैं तो हम एक्ट में क्या देखते हैं? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ऐसे होते हैं, राइट। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो वहां आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए कोई सेपरेट लॉ ना हो, ठीक है ना। नो टैक्स ऑन इनकम, नो टैक्स ऑन इनकम until and unless there will be no separate law. ये कहता है कि जब तक उसके लिए कोई सेपरेट लॉ ना होगा ना, आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। मतलब एक लॉ होना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड लॉ होना जरूरी है। उसी के बाद मतलब अगर आप इनकम पे टैक्स लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, कानून। तो आज ये जो इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो ना, व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट। आज हम पढ़ रहे हैं ना इनकम टैक्स लॉ, क्यों पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना अपन, इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस। Income tax law is a broader term, income tax act is a
शॉर्टर टर्म एज कंपेयर, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। यस, समझ आ रहा है ना आप सभी को? यस सर, नो? हाँ जी। चलो जी, तो आर्टिकल 265 बोलता है कि आपका जब तक आपके पास कोई सेपरेट लॉ ना हो आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर टैक्स इंपोज करने के लिए इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सर इनकम टैक्स लॉ होना जरूरी है। बट सर इनकम टैक्स लॉ बनाएगा कौन? हु विल मेक द इनकम टैक्स लॉ? कौन बनाएगा कानून? कौन बनाएगा कानून? कौन बनाएगा? हु विल मेक लॉ? हु विल मेक लॉ? बताओ कौन बनाएगा? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बताओ ये कैसे पता पड़ेगा कि सर कानून कौन बना रहा है? हु विल मेक द लॉ? तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों। अब ये इन्होंने इसके लिए लिखा है कि सर आप जाओ आर्टिकल 246 में देखो। आर्टिकल 246 में हमने लिख दिया है कि कौन कानून बना सकता है। तो जब हम आर्टिकल 246 में गए तो उन्होंने बोला कि सर बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, हम यहां पर नहीं लिख सकते। हमने क्या करा, एक एनेक्सर बना दिया है, राइट? उस एनेक्सर में जाके देखो कि कौन कानून बना सकता है। तो वहां जब एनेक्सर उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि सर जाओ 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, वहां पर आप जाके देखो, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस पर कौन लॉ बना सकता है। तो जब हम वहां गए 7th शेड्यूल में तो वहां हमने 3 लिस्ट देखी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोला जाता है। यूनियन लिस्ट मतलब जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो जो भी टॉपिक आएंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट बोला जाता है, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो जो भी आइटम्स आएंगे उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। और लिस्ट 3 जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है, मतलब जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है तुमको? बाउंसर तो नहीं आ रहा ना भाई? ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे लिस्ट 1 जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, लिस्ट 2 जहां पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है और लिस्ट 3 जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब सर अभी ये तो बढ़िया समझ में आ गया सर, बट ये समझाओ ये सर इनकम टैक्स कानून किसने बनाया? सर इनकम टैक्स क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया या दोनों ने मिलकर बनाया? आप में से आपको क्या लगता है कि किसने बनाया? बताओ आपको क्या लगता है कि सर ये कानून किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस एनेक्सर में जाना पड़ेगा। एनेक्सर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, वहां देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है वहां लिखा हुआ आ रहा है कहीं पे इनकम टैक्स लॉ, वहीं से तो पता पड़ेगा, अदरवाइज कहां से पता पड़ेगा? स्टेट लिस्ट में जाके देखोगे भाई यहां तो नहीं लिखा हुआ है, और कॉन्करेंट में जाके देखोगे यहां तो नहीं लिखा हुआ है। तो जब आप जैसे ही आप 7th शेड्यूल में जाओगे तो लिस्ट 1 के अंदर जब आप जाते हो तो लिस्ट 1 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? लिस्ट 1 के अंदर जो जो एरियाज आते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है वो सब लिखे हुए हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं ना सीरियल नंबर 1 2 3, तो यहां पर उन्होंने बोला आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, सॉरी एंट्री नंबर 1 2 3 4, राइट? टोटल 97 एंट्रीज आर देयर। 97 एंट्रीज आर देयर, सॉरी, और टोटल 66 एंट्रीज आपकी यहां पर आती है लिस्ट 2 के अंदर, ठीक है ना? टोटल 97 एंट्रीज मतलब 97 आइटम्स हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। टोटल 66 ऐसे लाइन आइटम है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो जैसे ही आप एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही आप एंट्री नंबर 82 में पहुंचोगे वहां पर लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एंट्री नंबर 82 में हमें पता पड़ गया कि सर किस सरकार को इनकम टैक्स इंपोज करने का राइट है, क्योंकि जैसे ही मैं 7th शेड्यूल में गया, 7th शेड्यूल की एंट्री नंबर 1 में गया, वहां एंट्री नंबर 1 क्या रही यार,
लिस्ट 1 में गया, 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 में गया और लिस्ट 1 में जब मैंने देखा एंट्री नंबर 82, वहां पर लिखा हुआ था टैक्स ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। तो यहां से मुझे पता पड़ गया कि यस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ऑन द इनकम, बट एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है, क्योंकि मना कर दिया है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना एग्रीकल्चर इनकम हमारे लिए एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट क्या होगी भाई साहब, वो टैक्स इंपोज कर ही नहीं सकते हम पे, है ना, वो हम पे टैक्स इंपोज कर ही नहीं सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स इंपोज कर ही नहीं सकता। राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो किसको राइट है सर? वो राइट है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जब आप स्टेट गवर्नमेंट की एंट्री नंबर 46 में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, बट आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स इंपोज नहीं किया। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है। चलो जी आगे चले। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया है। हमने अभी तक क्या देखा है? हमने देखा है सर इनकम टैक्स इंपोज करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है, बिल्कुल है। कहां से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा? आर्टिकल 265 बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती जब तक उसके लिए कोई सेपरेट लॉ ना हो, राइट। और फिर हमने क्या देखा? लॉ बनाने का पावर कहां पर है? आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट कब लॉ बना सकती है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो यार तुम कोई। इतने टाइम बाद पहली बार लाइव आया हूं, मतलब मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि शायद 2 महीने हो चुके हैं, मैं फुल फ्लैश नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट नाउ अब आप सभी के लिए फुल फ्लैश डेडिकेटेड हैं हम, राइट। अब आपके सफर को, हर सफर को आसान करेंगे। हर दिन अपन मिलेंगे, दैट्स इट, इतना मैं बोल सकता हूं, हर दिन मिलेंगे। 45 डेज का सफर कंप्लीट होने के बाद भी मैं हर दिन आप सबके साथ रहूंगा। दिस इज द, आज अपने को एक कहते ना एथिक्स बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द एथिक्स, वी हैव टू मेक द कंसिस्टेंसी। सो आज अपन क्या करते हैं, आज से हर दिन मिलने की कसम लेते हैं। मैं, है ना, भरत रुनीवाल प्रतिज्ञा करता हूं, है, ये प्रतिज्ञा हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। आपके लिए कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ मैं लेके आऊंगा, चाहे वो 5 मिनट के ही लेके आऊं या 10 मिनट के लिए ही लेके आऊं, कुछ ना कुछ लाऊंगा। नो डाउट। अदर देन द हमारा जो रेगुलर सेशन चलेगा वो तो ऐप पे चलेगा, ठीक है ना। कुछ सेशंस विल बी लाइव हियर, राइट, बट उसके बाद में वो ऐप पे चलेगा। बट बाकी मैं रेगुलरली आप सबके लिए रेगुलर आऊंगा 5 से 10 मिनट, और आपको जो की एस्पेक्ट्स हैं टैक्सेशन के वो मैं बताऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड, है ना। चलो जी, वैसे आप डीटी में मैं कहते हैं ना एक कंफर्ट और कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो नाउ, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, ठीक है। आज तो नहीं, आज पहला दिन है। आपको खुद को जब आपके अंदर से आवाज आएगी ना, हाँ, तब मैं बोल दूं हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना, आपको कंफर्ट होना चाहिए। द रियल कंफर्ट शुड बी विद इन यू, दैट्स माई रियल कॉन्फिडेंस। चलो जी, अभी मैंने आपको क्या बताया था? इनकम टैक्स कानून बनाने का राइट किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज इनकम टैक्स लॉ। उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज इनकम टैक्स लॉ? व्हाट इज इनकम टैक्स लॉ? बताओ क्या है इनकम टैक्स लॉ? सर इनकम टैक्स एक्ट 1961, बस, पक्का, श्योर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज इनकम टैक्स लॉ? नो, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, बट जो आप सोच रहे हो इनकम टैक्स एक्ट इज अ शॉर्टर टर्म। इनकम टैक्स लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशन और जुडिशियल नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, जुडिशियल डिसीजंस और फाइनेंस एक्ट। दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये सारे इनकम टैक्स लॉ के पार्ट हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स 1961 की, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सो इनकम टैक्स लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड दीज आर दी पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। These are the shorter term and this is the broader term. कभी भी ये मत सोचना सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बस ये पढ़ लिया सब कुछ हो जाएगा, ना ना भैया, कुछ नहीं होगा। आपको पूरा इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, और इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन सर्कुलर के बारे में पता होना चाहिए, जुडिशियल डिसीजंस के बारे में पता होना चाहिए, और 5वां फाइनेंस एक्ट, क्योंकि हर साल जो अमेंडमेंट्स आते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट आते हैं। भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो बन गया था 61 में,
अब भैया उसमें हर साल जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? वो फाइनेंस एक्ट के रूट आउट हो रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट तो बन चुका है 1961 में, जो अमेंडमेंट हर साल आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? थ्रू फाइनेंस एक्ट, राइट। अरे इनकम टैक्स बन गया, लेकिन क्या सारी चीजों को इनकम टैक्स एक्ट में बताया जा सकता है? प्रोसीजर्स, भैया क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या पॉलिसीज रहेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या फॉर्म होगा, सब चीजें एक जगह बताई जा सकती है? अगर सब चीजें एक जगह बता दे तो कितना बड़ा हो जाएगा मामला। नहीं बताया जा सकता, तो इसी के लिए इनकम टैक्स रूल्स लेके आए। जहां जहां पे भी आप इनकम टैक्स एक्ट में देखोगे लिखा हुआ है एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वो बोलता है जाओ इसके बारे में डिटेल में। हमने कहा लिखा हुआ है? रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्म है, क्या है, वो कहां पर देखो? रूल्स में जाके देखो। तो इनकम टैक्स रूल्स 1962। नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है? इज देयर एनी आइडिया? इज देयर एनी आइडिया व्हाट इज नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर? व्हाट इज नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर? इज देयर एनी आइडिया क्या होता है? बताओगे? बोलो भाई। चलो जी हम बता देते हैं नोटिफिकेशन और सर्कुलर। देखो सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर जब डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स प्रोविजन बना दिया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के लोगों को भी क्या होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है। जैसे हमारे साथ भी होता है ना यार, इनकम टैक्स कहना क्या चाह रहा है, पढ़ा होगा, कभी देखा होगा यार, ये प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, बताना क्या चाह रहे हैं यार। मतलब हो सकता है इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो जाए, हो सकता है इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यार हाँ यार समझ नहीं आ रहा, इसका प्रोविजन में गड़बड़ है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमको ही समझ में नहीं आता है, कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोविजन बना दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रोविजन बना दिया है, वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोगों को भी समझ नहीं आता है। यार हम इसका इंटरप्रिटेशन क्या करें? हो सकता है कि राजस्थान का कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी उसे कुछ और तरीके से ले रहा हो, महाराष्ट्र का अधिकारी उसे किस और तरीके से ले रहा हो, गुजरात का जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो उसे किस और तरीके से समझ रहा हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आ रही है सभी की। तो यहां पर डिपार्टमेंट क्या करता है, उन सबको क्लियरिटी देने के लिए एक सर्कुलर इशू करता है। क्या डिपार्टमेंट ये तो है नहीं कि भाई सबको इंडिविजुअली समझाएगा, पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि एक एम्बिग्यूटी अगर आपके दिमाग में आ रही तो हो सकता है वो किसी और के दिमाग में भी आ रही हो, तो उस एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए वो क्या करता है, एक सर्कुलर इशू करता है कि भाई इस प्रोविजन से तुम्हें ये समझ परेशानी हो रही है, तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमने ये जो प्रोविजन इंसर्ट किया है इस कारण से इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिस इज द रियल इंटरप्रिटेशन। हम ये चाहते हैं इस प्रोविजन से क्लियरिटी, एक क्लियरिटी देते हैं, दैट इज इन सर्कुलर। तो सर्कुलर जो होता है वो डिपार्टमेंट के लोगों को क्लियरिटी देने के लिए दिया जाता है, डिपार्टमेंट के लोगों को, राइट। सो दिस इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट के लोग, ओनली ऑन द डिपार्टमेंट। तो दिस इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द जनरल पर्सन। हमारे पर कोई सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बाइंडिंग होता है। लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है दैट इज बाइंडिंग फॉर एसएससी एंड डिपार्टमेंट। ये सर नोटिफिकेशन होता क्या है? यस बताओ, ये नोटिफिकेशन होता क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द नोटिफिकेशन? बोलो बोलो भाई, व्हाट इज द नोटिफिकेशन? बोलते नहीं हो एक तो। बोलो बोलो बोलो। यस सॉरी, व्हाट इज नोटिफिकेशन? बताओ क्या है नोटिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूं नोटिफिकेशन मतलब क्या। जैसे अब समझो फाइनेंस एक्ट 2023 आया, 1 अप्रैल से आपका ये फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल हो गया, राइट। फेब में आया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो भी अपने को अमेंडमेंट्स लेके आने थे वो लेके आ गए, अमेंडमेंट्स लाए। अमेंडमेंट आपका फाइनेंस एक्ट जो पास हो जाता है, अप्रूव दोनों सदनों में अगर अप्रूव हो जाता है, लोकसभा विधानसभा दोनों सदनों में, राज्यसभा सॉरी, अगर दोनों सदनों में अगर ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है ना, दोनों सदनों में अप्रूव हो जाता है, अप्रूवल
फ्रॉम बोथ हाउस प्लस प्रेसिडेंट की आपको अगर इस पे कंसेंट मिल जाती है, राष्ट्रपति साहब ने भी इसे ओके कर दिया, यस भाई परफेक्ट, ठीक है, यस भाई परफेक्ट। यहां इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी फाइनेंस एक्ट के रूट आउट अमेंडमेंट्स लेके आते हो तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों सदनों में अप्रूवल होना जरूरी है। जब दोनों सदनों में अप्रूवल हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति की कंसेंट होना जरूरी है। अब जब जैसे ही राष्ट्रपति की कंसेंट आपको मिल जाती है, ये आपके लिए क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तब तक वो फाइनेंस बिल होता है, जब तक राष्ट्रपति की अप्रूवल नहीं मिलती है तब तक वो फाइनेंस बिल होता है, और जैसे ही राष्ट्रपति की कंसेंट मिल गई दैट विल बी द फाइनेंस एक्ट हो जाता है। तो इन्होंने जो जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए थे, अगर वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं दोनों सदनों में और राष्ट्रपति की कंसेंट मिल जाती है तो वो प्रपोज अमेंडमेंट फाइनल अमेंडमेंट्स बन जाते हैं और इम्पोज हो जाते हैं। जैसे इस बार आपके जो अमेंडमेंट्स थे फरवरी 2023 के अंदर, जो 1 फरवरी को जो बजट आया था फाइनेंस बिल, वो अप्रूव हो गया था आपका 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से वो क्या हो गया था, इफेक्टिव हो गया था, राइट। वैसे भी जो भी फाइनेंस एक्ट में चेंजेस लाते हैं वो अगले आने वाले साल में, ठीक है ना, मतलब एक प्रकार से बजट है, ये समझो दिस इज द बजट। इन्होंने क्या करा, 1 फरवरी 2023 को बजट बनाया। क्या बजट बनाया भैया, देखो आने वाला साल है ना, उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारी इनकम कहां से होगी, खर्चे कहां से होगी, मतलब आने वाला साल मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। तो जो भी फाइनेंस एक्ट आता है ना, जैसे फाइनेंस एक्ट फरवरी 2023 आया तो वो आपका इस साल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब फरवरी के बाद में आपका साल से कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से वो इफेक्टिव हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2022 आया तो फाइन फरवरी 2022 में आया होगा वो, तो वो कब इफेक्टिव हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। समझ में आ रहा है। जब मान लो अगर फाइनेंस एक्ट 2024 आएगा तो वो कब से इफेक्टिव हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? सो फाइनेंस एक्ट यहां पर आपको यह बताता है कि भाई ये जो बजट, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये कब से एप्लीकेबल होंगे। तो आपका जो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो जो भी चेंजेस लाए गए थे उसकी राष्ट्रपति से जैसे ही कंसेंट मिल जाती है, इट विल बी द फाइनेंस एक्ट। पहले वो फाइनेंस बिल होता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो इस बार जो फाइनेंस एक्ट 2023 आया था ना, वो 31 मार्च तक अप्रूव हो गया था, तो वो इमीडिएट 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो गया था, राइट। तो सॉरी, पहले क्या हुआ था, 28 फरवरी को लाया जाता था पहले बजट, आजकल उसे 1 तारीख को लाया जाता है, ताकि एक आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाए। 1 फरवरी को लेके आए तो फरवरी का टाइम भी मिल गया, मार्च का टाइम भी मिल गया, ताकि इजी गोइंग अप्रूव हो जाए हर लेवल पे, अटके नहीं कोई चीज, फास्ट प्रोसेस हो। तो इसीलिए आजकल 1 फेब को लाया जाता है, पहले 28 फेब को आया करता था, लास्ट डे ऑफ द मंथ, फेब मंथ, ठीक है। सो अब मैं यहां पर क्या बता रहा था, नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा था। चलो अब समझना, अभी फाइनेंस एक्ट 2023 आया साहब, हम एक अमेंडमेंट लेके आ गए, हमने कहा भैया दिस टाइम नाउ वी आर गोइंग टू इंपोज प्रोविजंस एज पर दीज अमेंडमेंट्स। ओके, हो सकता है सरकार ने कुछ सोचा होगा कि हाँ देखो इस अमेंडमेंट को करने से ऐसा होगा, कुछ फायदा मिलेगा या कुछ होगा, सोचा होगा, उन्होंने अमेंडमेंट्स लेके आ गए। अब समझना, आपको जैसे कि आपको आइडिया है, अमेंडमेंट्स हर साल कब होते हैं, फाइनेंस बिल के रूट आउट ही होते हैं, फरवरी के अंदर ही होते हैं, है ना। अगर कोई भी आपको अमेंडमेंट लेके आना है तो फरवरी में लेके आना पड़ेगा हर साल, एग्जैक्टली चलो जी, अब फाइनेंस एक्ट 2023 में उन्होंने एक प्रोविजन में अमेंडमेंट लेके आ गए। चलो बहुत बढ़िया, लेके आ गए, मिड ऑफ द ईयर पता पड़ा यार ये तो गलती हो गई, गलत प्रोविजन लेके आ गए हम, तो ये तो हमसे गलती हो गई, गलत प्रोविजन लेके आ गए। या तो जनता के लिए हार्श हो रहा है या जनता उसका मिसयूज कर रही है, दोनों चीजें हो सकती है। या तो जनता के लिए बहुत गलत हो गया ये, या जनता इसे भयंकर मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब क्या करें, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, बट नहीं यार, अब तो हम तो फाइनेंस एक्ट 2024 का वेट करना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2024 में अगर आप कोई अमेंडमेंट लेके आए और अगर आपसे उसमें गलती हो गई तो अब क्या करें, अगले साल वेट करें, अब होने तो जो हो रहा है, जो जनता मिसयूज कर रही है करने दो, जनता के लिए हार्श हो रहा है होने दो, अगले साल चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होता है सर। अगर कभी कभी आपको लगता है कि इमीडिएट इंपैक्ट लेना है तो फिर कैसे लें, क्योंकि बजट तो अब अगले साल आएगा, राइट। तो बजट का वेट नहीं कर सकते, तो उस समय मिड ऑफ द ईयर अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो थ्रू नोटिफिकेशन यू कैन डू द चेंज, दैट्स द नोटिफिकेशन, दैट्स द नोटिफिकेशन। समझ आ रहा है, ये है नोटिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है ना आपको?
यस और नो? सो अगर मिड ऑफ द ईयर अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट लेके आना हो, राइट, तो यस, नोटिफिकेशन के थ्रू आप अमेंडमेंट्स लेकर आ सकते हो। और जो नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट लाया जाता है वो सभी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या एसएससी हो, सभी पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी हमने क्या देखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जहां पर इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस को बताया गया है। इनकम टैक्स रूल्स, यहां इनकम टैक्स प्रोविजंस हर जगह जहां जहां लिखा हुआ होगा आप देखोगे एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आपको कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, किस फॉर्म को सबमिट करना है, क्या प्रोसेस होगा, वैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, इन सब चीजों को एक्ट में नहीं बताया। एक्ट ने क्या बोला है, जाओ रूल्स में जाके देख लो। तो जब आप एक्ट में जाओगे तो वहां लिखा हुआ है एज प्रिस्क्राइब्ड। एज प्रिस्क्राइब मतलब बोलता है कि ये सारी चीजें इसके बारे में आपको इनकम टैक्स रूल्स में मिल जाएगी, तो जाकर रूल्स में देख लो, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट को मैंने आपको समझा दिया है कि जहां जहां पर सारे प्रोविजंस होते हैं, रूल्स जहां पर एज प्रिस्क्राइब, इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां पर एज प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, मतलब वो बोलता है जाओ रूल्स में जाके देख लो। फिर आता है नोटिफिकेशंस और सर्क्यूलर, दिस इज द बाइंडिंग और एक प्रकार का क्लियरिटी डॉक्यूमेंट्स होता है जो बाइंडिंग होता है किस पर, डिपार्टमेंट के लोगों पर, जो डिपार्टमेंट को क्लियरिटी देता है। इफ दे हैव एनी एम्बिग्यूटी then department issued circular to give them clarity, right? और एक होता है नोटिफिकेशन, अगर मिड ऑफ द ईयर अमेंडमेंट लेके आना है, कोई चेंज लेके आना है, तो थ्रू नोटिफिकेशन दे कैन डू। चलो जी, अब आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जैसा भी मैंने आपको बताया कि हर साल जो चेंजेस आते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट आते हैं। अगर इलेक्शन वाला ईयर नहीं है तो फेब में आता है, और अगर इलेक्शन वाला ईयर है तो 2 बार आता है, एक तो प्री इलेक्शन, एक पोस्ट इलेक्शन। प्री इलेक्शन फेब में आ जाता है और पोस्ट इलेक्शन जुलाई में आ जाता है, ठीक है ना। प्री इलेक्शन जो होता है ना वो बस एक जस्ट फॉर्म, जैसे मैं बोल सकता हूं कि इट्स नॉट डिटेल्ड बजट, ठीक है ना। डिटेल्ड बजट जो होता है आफ्टर इलेक्शन ईयर्स जो आता है ना, दैट इज द डिटेल्ड बजट, ठीक है ना, जुलाई के अंदर जो आता है। क्योंकि अगर आप पहले इलेक्शन के पहले अगर आपको स्टंट करते हो, अच्छा बजट निकाल देते हो, वो क्या हो जाएगा, इलेक्शन स्टंट हो जाएगा, तो वो अलाउ नहीं होता है आपको, आप नहीं कर सकते। अब मान लो मोदी सरकार है, मोदी सरकार आने वाली है इलेक्शन वाले ईयर में, लेट्स अज्यूम 2024 के अंदर। अब 2024 में फरवरी में बजट आने वाला है, तो मोदी सरकार क्या बोलेगी, जनताओं को लुभाओ, आओ उनको कुछ अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, बट ऐसा अलाउ नहीं है, ठीक है ना। प्री इलेक्शन बजट में आप अट्रैक्टिव बजट नहीं दे सकते, ठीक है ना। आप पोस्ट इलेक्शन के बाद आप कर सकते हो, तो इसीलिए डिटेल बजट जो होता है वो पोस्ट इलेक्शन कहलाता है। सो फाइनेंस एक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि फाइनेंस एक्ट में होता क्या है। जब भी आपको अमेंडमेंट्स लेके आते हो तो लेके आओ, बिंदास लेके आओ। सबसे पहले वो फाइनेंस बिल होता है, जैसे ही दोनों सदनों में पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, राष्ट्रपति की कंसेंट मिल जाती है, वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और जैसे ही वो फाइनेंस एक्ट बन गया, दिस विल बी द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, दैट्स इट। सो आपको यहां पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट के साथ आपको रूल्स पढ़ने हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, जुडिशियल डिसीजन पढ़ने हैं और फाइनेंस एक्ट पढ़ना है। सर व्हाट इज जुडिशियल डिसीजंस? देखो कभी कभी क्या होता है, प्रोविजंस को लेके एम्बिग्यूटीज होती है। यार आप बोलते हो कि नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होगा, मैं बोलता हूं नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होगा। कोई इनकम मैं बोलता हूं टैक्सेबल नहीं होगी, आप बोलते हो नहीं टैक्सेबल होगा। कोई खर्चा मैं बोलता हूं अलाउड होगा, आप बोलते हो नहीं अलाउड नहीं होगा। यहां पर जब एम्बिग्यूटी होती है डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में, तो मामला जाता है कोर्ट में। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो फिर जो कोर्ट का डिसीजन होता है, वो लॉ बन जाता है। मान लो हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने बोला नहीं दिस विल बी द जजमेंट, तो जो उनका जजमेंट है वो लॉ बन जाएगा। हाई कोर्ट से मान लो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दैट इज अ टॉप ऑथोरिटी, राइट। उसके बाद में आप कहीं नहीं जा सकते, दैट इज अ टॉप ऑथोरिटी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। मतलब कभी कभी हमें क्या करना होता है, प्रोविजंस तो देखने होते हैं, लेकिन प्रोविजंस के साथ साथ में जो जजमेंट्स हैं वो भी हमें कंसिडर करने होते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। आप कभी कभी क्वेश्चन करते होंगे तो बोलते होंगे, देखते होंगे ना कि सर एज पर दिस प्रोविजन दिस विल बी दिस, एंड एज पर दिस जजमेंट ऑफ दिस एक्स वाई जेड, this expenditure will not be allowed or this income will be considered as income and it will be taxable। देखते ना, because of this judgment, so we are considering that judgment। so क्यों कंसिडर कर रहे हो, because this is law बन गया भाई, जैसे वो जजमेंट आया वो लॉ बन गया। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को, यस और नो? चलो जी, तो अभी अपन ने यहां पर एक शुरुआत करी है, तो इस शुरुआत को समाप्त करते हैं और 5 मिनट का मैं आपको देता हूं एक छोटा सा ब्रेक उस समाप्त के बाद में, और फिर वापस से शुरुआत करते हैं। आज आपका सेशन अपन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को ओवरराइड किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है,
नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। आपको अगर आइडिया हो, वोडाफोन का जो केस लो था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया, राइट, उसे ओवरराइड नहीं किया, करा क्या, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आ गए। वोडाफोन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था वोडाफोन को, बोले नहीं नहीं नहीं, इन पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अब उसको ओवरराइड तो कर नहीं सकते हो आप, समझना, उसको ओवरराइड तो कर नहीं सकते हो। लेकिन उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर मान लो इनकम टैक्स के प्रोविजन में चेंज कर दिया, और इनकम टैक्स में प्रोविजन में चेंज कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव, यहां आप बोल सकते हो कि यस, वो जो जजमेंट था वो खत्म हो गया, वो जो जजमेंट था वो खत्म हो गया, राइट। तो यहां पर अगर देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कहीं जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है और डिपार्टमेंट, देखो भाई, डिपार्टमेंट जब फाइनेंस मिनिस्टर अगर कुछ करना चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव करके कुछ कर सकता है, बट जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि नहीं वो जजमेंट ही बेकार है ना। चेंज इन लॉ, यस, लॉ में चेंज कर दिया। वोडाफोन के केस में यही तो हुआ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं फिर उसका मामला क्या हुआ। कर तो दिया अपन ने कर तो दिया कि भैया नहीं नहीं नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली वी आर कमिंग द चेंजेस, वी आर डूइंग दिस चेंजेस, अपन ने रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस तो कर दिए, लेकिन पता है इंपैक्ट क्या हुआ, मामला गया इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में थोड़ी इंडिया की, कहते ना, वो कहते हैं यार कि तुम क्या हो, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तुम रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट लेके आते हो, मतलब तुम्हारे देश में कोई आएगा नहीं काम व्यापार करने के लिए। तो थोड़ा सा इंडिया वहां पर क्या हो गया, बैकफुट पे आ गया। बैकफुट पे आने के कारण थोड़ा फिर मोदी जी ने डिसीजन लिया कि नहीं नहीं नहीं, वॉट एवर द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था ना, वो नहीं होगा, इट विल बी प्रोस्पेक्टिव। तो जो पहले अमेंडमेंट हुआ था ना, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, जो अब पुराने केस हो गए वो हो गए, वोडाफोन फ्री हो गया, अब वोडाफोन फ्री हो गया, कोई लायबिलिटी नहीं है, जो पुराने केस हो गए वो हो गए, अब कोई नया इंपोज, मतलब उस समय वोडाफोन के केस में जो अमेंडमेंट आया था वो कौन लेके आया था, आई थिंक प्रणब मुखर्जी साहब थे, ठीक है ना, उन्होंने रिवर्स कर दिया था गेम, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आ गए थे। बट उन्होंने बोला नहीं, मोदी जी जब इंटरनेशनल कोर्ट में थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जो केस पुराने हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होके वो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। तो फिर वोडाफोन अब अपनी लायबिलिटी से बरी हो चुका है, राइट। यहां तक क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर ना। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल है सर, टैक्स क्यों लगाया जाता है, हमारे लिए खर्चा करती है सरकार, तो टैक्स कलेक्ट करती है हमें से और हमारे लिए खर्चा कर देती है। सर इसको पावर किसने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो पावर किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया। सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए कोई सेपरेट लॉ ना हो, राइट। लॉ बनाने का पावर कहां है, आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है कि जाओ 7th शेड्यूल में देख लो, वहां पर हमने लॉ बनाने का पावर लिख रखा है। जब हम 7th शेड्यूल में जाते हैं तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट 1 में जो जो भी एंट्रीज आ रही है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लिस्ट 2 में जो जो भी एंट्रीज आ रही है उस पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लिस्ट 3 जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है, उसमें जो जो एंट्रीज आ रही है उस पर दोनों एक्ट बना सकते हैं। तो हमने जब देखा कि इनकम टैक्स लॉ कहां लिखा हुआ है, तो हमने देखा एंट्री नंबर 1 में, एंट्री नंबर 82 में ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 में हमने देखा वहां लिखा हुआ था टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो वहां से हमें पता पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ऑन इनकम टैक्स लॉ, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ऑन इनकम टैक्स, सो दैट्स व्हाई दे हैव मेक इनकम टैक्स लॉ। कानून कौन बना सकता है इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर हमें पता पड़ता है कि यस, इनकम टैक्स पे जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बट एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स इंपोज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं है। अपन सोचते हैं ना एग्जेम्प्ट कर रखा है, भाई साहब क्या एग्जेम्प्ट करेंगे, वो उनको राइट ही नहीं है टैक्स इंपोज करने का। अंडर सेक्शन 10(1) आप जब देखोगे तो इट इज शोइंग दैट इट इज एग्जेम्प्ट, बट दे डोंट हैव एनी राइट, उनको राइट ही नहीं है, करेक्ट। ये राइट किसको है सर, एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू इंपोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, बट आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज नहीं किया है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो फिर हमने क्या देखा था सर, इनकम टैक्स लॉ क्या है सर, ये इनकम टैक्स लॉ, सर इनकम टैक्स लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म जो कवर करती है इनकम टैक्स एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन, सर्क्यूलर और फाइनेंस एक्ट।
ये सारी चीजें। सर इनकम टैक्स एक्ट, जहां पर इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, इनकम हमारी कौन कौन सी इनकम है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस टैक्स को जमा कैसे कराएंगे, अगर हमने टैक्स को जमा करा दिया तो क्या डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट कर सकता है, डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दिया, क्या हम उस पर अपील कर सकते हैं, पेनल प्रोविजंस क्या है, ये सारे आपको इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट का सपोर्ट होता है रूल्स, सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में बताना मुश्किल है, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है एज प्रिस्क्राइब, जाके देख लो, हमने रूल्स में बताया है कि कौन सा फॉर्म यूज करना है, वैल्यूएशन का तरीका क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने रूल्स में बताई है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन, सर्कुलर होता है डिपार्टमेंट के लोगों की क्लियरिटी के लिए, कि अगर मान लो डिपार्टमेंट के लोगों को एम्बिग्यूटी है किसी प्रोविजन को लेके, तो उसकी क्लियरिटी देता है सर्कुलर। नोटिफिकेशन, अगर मिड ऑफ द ईयर अगर कोई अमेंडमेंट लेके आना है, कोई चेंज लेके आना है, तो थ्रू नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट अमेंडमेंट्स ला सकती है। जुडिशियल डिसीजन, मैंने क्या बोला, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कानून बन जाता है, वो कानून बन जाता है, ठीक है। और फिर हमने देखा था फाइनेंस एक्ट, इसके बारे में चलो 5, यस अभिनव, यस स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, करेक्ट। तो यस 5 मिनट का लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस से मिलते हैं एंड विल स्टार्ट दी सेक्शन 1। कोई बताएगा यार मुझे सेक्शन 1 क्या होता है? चलो आप सभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं और फिर लेते हैं ब्रेक। बोलो, व्हाट इज सेक्शन 1? व्हाट इज सेक्शन 1? बोलो, ये क्या? अरे सर सेक्शन 1 तो हमने कभी देखी ही नहीं, हम तो इग्नोर मारते हैं, हम तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। आहा, यहां पर आप देखोगे हम बेस से चलेंगे, बेस से चलेंगे तभी आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। और ये तो मैं आपको बोल सकता हूं, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका फंडामेंटल की जिम्मेदारी मेरी है। विद इन 2 सेशन, आज का सेशन और कल का सेशन, बस उसी के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट विल बी द फंडामेंटल्स। हर चैप्टर के बाद अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार ये चैप्टर आपकी टिप्स पे चलेगा, वो मुझे प्रूव करना है, बस दैट्स माय ऑब्जेक्ट, कि ये चैप्टर आपकी टिप्स पे चले। सर ऐसा नहीं कि नहीं 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 एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, कोई पढ़ना नहीं, तो यहां पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट। मेरे को वही उस लेवल पे आपको तैयारी करवानी है बस। तो एक चैप्टर के अंदर आप एनालाइज कर लोगे कि कहानी क्या होने वाली है, एंड दिस विल बी माय फ्लो, बस यही फ्लो मेरा रहने वाला है। ईच एंड एवरी चैप्टर, मैं हर चैप्टर के लिए आपको बोल रहा हूं, हर चैप्टर जब तक आपकी टिप्स पे ना हो ना, उसका कोई यूज ही नहीं। इतनी बड़ी किताब है सर, वो कैसे टिप्स पे होगी? यही तो है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनकम टैक्स, अपन करेंगे उसे। वेरी गुड अभिनव, टाइटल, एग्जैक्टली टाइटल क्या बताता है? चलो इस सेक्शन 1 को कंप्लीट करते हैं, फिर लेते हैं ब्रेक, क्योंकि सेक्शन 2 तो डेफिनेशन वाला है, उसमें हम 2-3 डेफिनेशंस ओवरव्यू करेंगे। यस, टाइटल क्या बोलता है बताओ, एनी आइडिया? ये बोलता है सर, जैसे ही मुझे आप बताओ कि आज मैं पहली बार आपसे मिला, ठीक है, आज मैं अगर आपसे पहली बार मिला तो मैं क्या बोलूंगा? हे माय नेम इज भरत रोनीवाल। यस यस और नो, मैं अपना नाम बता रहा हूं। आप अगर किसी से पहली बार मिलोगे तो अपना नाम बताओगे, हाय आई एम अभिनव, आई एम आकाश, राइट, व्हाटएवर जो भी आपका नाम होगा आप अपने नाम से इंट्रोड्यूस करोगे। तो इनकम टैक्स एक्ट भी अपने आप को बोल के तो इंट्रोड्यूस करेगा नहीं, वो अपने आप को सेक्शन 1 से इंट्रोड्यूस करता है कि सर माय नेम इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना। तो क्या बोलता है? सर मेरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, आई एम एप्लीकेबल टू होल इंडिया, एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको मैं ब्रेक में एक एनालाइज देता हूं, वाई, ये क्यों लिखा हुआ होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको ब्रेक में मैं एक काम दूंगा, पूरा डिटेल में बताना कि ये क्यों लिखा होता है। मैं आपको एनालाइज करके पूरा बताऊंगा कि व्हाई दे हैव मेंशन। आप जब भी कोई एक्ट पढ़ते हो ना, वहां हमेशा एक लिखा हुआ रहता है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। जैसे सर्विस टैक्स में लिखा हुआ करता था कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा। इवन अगर आपने लॉज मतलब लॉ पढ़ा है, वहां कॉन्ट्रैक्ट लॉ या कोई भी लॉ पढ़ा है, तो वहां पे भी लिखा हुआ होता है कोई भी लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये लिखा हुआ होता है। तो क्यों लिखा हुआ होता है, इसका कारण मुझे बताना भी आप। सो पहला है सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961,
एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर with effect from 1st April 1962। अब ये भी आपको मुझे बताना है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर इनकम टैक्स कानून तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, सर इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 है बट एप्लीकेबल 1962 से, ऐसा क्यों? ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं। तो मैं ब्रेक देता हूं आपको 5 मिनट का, एंड नाउ 5 मिनट के बाद में विल डिस्कस अगेन एंड इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे व्हाई, कहां क्यों लिखा हुआ होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और क्यों सर जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 बन गया तो फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 1962 क्यों लिखा हुआ है। चलो ये आपके क्वेश्चंस है। ओके, तो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। 9:02 हुई है, 9:07 अप्रोक्स 9:08 पे अपन वापस मिलते हैं। ठीक है, चलो। यस अभिनव, समझ में आ रहा है? यस अभिनव, आपसे मेरी बात भी हुई थी शायद, है ना? वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यस जी, शुरू करते हैं नाउ। मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी अभिनव, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? यार एक्चुअली ना 3 महीने बाद में आप सबके साथ लाइव कनेक्ट हो रहा हूं सीरियसली। एग्जाम के अंदर मैंने जो अपना लास्ट वो बैच कंप्लीट किया था गुरुकुल, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था उसमें, बट उसके बाद में कुछ दूसरे असाइनमेंट्स पे एक्चुअली ऑक्यूपाइड होने के कारण बिल्कुल भी मैं इस पे लाइव नहीं आ पाया। इवन मेरा एक भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं था। सो नाउ आई हैव टुडे स्टार्टेड, और अब आप सभी मेरे साथ रेगुलर कनेक्ट करोगे। ये तो चलो ठीक है, ये तो अब जो सेशन है वो ऐप पे आ जाएगा, कुछ 3, 4, 5 सेशन डेमोस के बाद में ये ऐप पे आ जाएगा। बट रेगुलर मैं अब आपके लिए एक शेड्यूल प्लान कर रहा हूं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, शाम को जो मेरा टेंटेटिवली 1 या 2 दिन में प्लानिंग सेट हो जाएगा, तो अब आपके लिए क्या है, 3 या 4 घंटे का एक स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है पढ़ाई का, क्योंकि अब मई आ चुका है। देखो सब, अब आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। सो वहां पर मैं क्या करूंगा, आप मेरे साथ 9 बजे से लेट्स अज्यूम 12 बजे तक या 10 बजे से लेके 1 बजे तक एक शेड्यूल बनाएंगे जब हम सब साथ रहेंगे और हम पढ़ाई करेंगे। मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप अपनी पढ़ाई करोगे, मैं अपना काम करूंगा, बट आई विल मॉनिटर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ये मैं 2 या 3 दिन के अंदर आपको बता दूंगा, दिस विल बी, कि कैसे अब आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या कर सकते हो। पूरा जिम्मेदारी मेरी रहेगी, है ना, आप सभी की। आपका हर एक शेड्यूल मैं समझूंगा, पहले अब वो पर्सनली आपसे डिस्कस कर लूंगा, अब आपको बता दूंगा इस तरीके से करो, एंड आई विल मॉनिटर। ठीक है ना, चलो जी। हाँ भाई अभिनव, आ जाओ जी, शुरू करते हैं, बताओ। यस बोलो, बताओ। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, सेक्शन 1। आज फर्स्ट डे है, आज चिल, एकदम चिल, रिलैक्स रहो। ठीक है, कल से थोड़ी अपन स्पीड अप को तेज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपका फंडामेंटल्स उड़ाना, ना ना ना, स्पीड अप मतलब कवरेज अच्छा करना है, कवरेज बहुत अच्छा करना है। स्पेशल पावर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि वाई, ये क्यों लिखा हुआ आता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर स्पेशल पावर दिया हुआ है, ये कौन सा स्पेशल पावर और क्यों दिया हुआ है, चलो बताओ। कईयों से पूछता हूं, वो बोलते हैं आर्टिकल 370। अगर आपको आइडिया हो तो आर्टिकल 370 रिमूव हो चुका है, राइट, बट क्यों आर्टिकल 370 आया? आर्टिकल 370 क्यों आया? वेरी गुड अभिनव, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, आर्टिकल, 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 कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होता है, आर्टिकल होता है। बट अभिनव व्हाई, क्यों लाया गया आर्टिकल 370? लाया क्यों गया, कोई बताएगा मुझे? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन जिसके कारण आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस हुआ? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन जिसके कारण आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस हुआ? बोलो भाई। सर जो तरीका आप मेरा अभी यहां देख रहे हो ना, वही तरीका थ्रू आउट दी ऑल चैप्टर्स आप देखने वाले हो। सर जब तक क्यों क्लियर ना हो ना हमारा, फंडामेंटल नहीं बनते, और जब फंडामेंटल बन गए ना तो चीजों को रटने की जरूरत नहीं है।
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं टैक्स रटना नहीं है, टैक्स रचना है। यस, बताइए व्हाई आर्टिकल 370 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट? क्यों क्यों लाया गया आर्टिकल 370? चलो जी मैं बताता हूं, आपको अगर आइडिया हो तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। यस और नो? उसके कुछ मिनट पहले हमें मिली थी रात को 12 बजे, उसके कुछ मिनट पहले 11:50, वो अराउंड आप मान के चलो, कुछ मिनट पहले पाकिस्तान को आजादी मिली थी। इसीलिए हम बोलते हैं ना 14 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे फॉर देम एंड 15 अगस्त इज फॉर अस, राइट? तो जब हमें आजादी मिली थी तब पता है, मैंने आपको भी बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सभी स्टेट को एक साथ किया था। पहले हमारा हिंदुस्तान अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग राज्यों में डिवाइड था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सभी को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट किया। बोलो आ जाओ एक भारत देश बनाते हैं, ठीक है ना? सभी को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट किया। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास गए, जहां 90% मेजॉरिटी क्राउड मुस्लिम थी बट राजा हिंदू थे, हरि सिंह। उनके पास गए, बोले साहब आ जाओ, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट बना लो। जम्मू कश्मीर ने उस समय मना कर दिया, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मना कर दिया, ना तो मैं पाकिस्तान का पार्ट बनूंगा और ना ही मैं हिंदुस्तान का पार्ट बनूंगा। बिकॉज जम्मू कश्मीर इज स्वर्ग ऑन दी वर्ल्ड, हिंदुस्तान इस धरती पर स्वर्ग है ये। और अगर मैंने मान लो हिंदुस्तान का पार्ट बना दिया या मैंने इसे पाकिस्तान का पार्ट बना दिया तो तुम्हें स्वर्ग की तहस नहस कर दोगे। तो मैं तुम्हारे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का किसी का पार्ट नहीं बनूंगा। आई विल बी द इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। उस समय राजा हरि सिंह की ट्रीटी हुई हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। भाई देखो, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, ना तुम हमें परेशान करोगे ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे था, ठीक है? उस समय कहानी ये थी। बट आपको पता है पाकिस्तान कोई आज ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही ऐसा ही है। कुछ ही दिनों में आजादी के कुछ ही दिनों में भाई साहब ने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। उस समय जब जम्मू कश्मीर पे अटैक हुआ तो राजा हरि सिंह गए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उनके पास गए, बोले बचा लो, पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दिया है। नेहरू साहब ने बोला टेंशन ना लो, हम बचा लेंगे, आप टेंशन ना लो। बट यार एक बात है, आपको हिंदुस्तान का हिस्सा बनना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, मैं बन जाऊंगा हिस्सा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं हिस्सा बन जाऊंगा सर, आई विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट मेरी एक शर्त है, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। बोले बोलो सर, आपकी शर्त बोलो। बोले सर, हिंदुस्तान में कोई भी लॉ लेके आओ, लेकिन वो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल तब होगा जब जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट उसे अप्रूव कर देगी। इसीलिए आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये है, दिस इज द मैनर, यार फंडामेंटल आपके एकदम तगड़े चलने चाहिए भाई साहब। तो दिस इज द रीजन कि हम इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग लिखते हैं। चलो अगला, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 क्यों? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बेसिक क्वेश्चन तो इस नहीं, फाइनल लेवल पे नहीं होने चाहिए सर, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। फंडामेंटल, जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो आगे का सारा कार्यक्रम मजबूत होने वाला है। बताओ व्हाई हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, ऐसा क्यों? सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, ऐसा क्यों? कोई बताएगा मुझे? बताओ। यस, ऐसा क्यों? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? देखो गलत हो जाए टेंशन मत लो, बट बोलो, सबसे बड़ी चीज है बोलो। बिंदास बोलो बस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सर ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। चलो मैं बताता हूं। अभी आपने अपन ने देखा था फाइनेंस एक्ट के बारे में, मैंने क्या बताया था? फाइनेंस एक्ट 2023 के बारे में अपन ने देखा था। कब आया था ये? 1 फेब 2023 को, ठीक है। ये इफेक्टिव कब से हो जाएगा, मतलब किस ईयर पे लगेगा? सुनना सुनना सुनना,
ये किस ईयर पे लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2023 क्या बोलता है कि भैया जो भी तुम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में कमाओगे उस पे इस फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा। लेकिन पहली बार टैक्स जो इंपोज होगा वो कब होगा? प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है। दिस इज द प्रीवियस ईयर एंड दिस इज द असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। तो समझ आ रहा है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे पहली बार जो टैक्स इंपोज होगा वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए जब हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना वो बोलता है कि भैया 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1962 तक जो भी तुम कमाओगे पहली बार टैक्स इंपोज होगा 1 अप्रैल 1962। राइट, समझ आ रहा है? प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है। सेक्शन 3 क्या कर रहे हो, भूल गए? चलो आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन 1 हैज बीन कंप्लीटेड, कम ऑन द नेक्स्ट सेक्शन 2। चलो एक बार आपको यहां पे ओवरव्यू दे देता हूं कि अभी तक अपन ने जो देखा है वो क्या है। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो टैक्स पेयर डायरेक्ट सरकार को जमा कराता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो या सर्विसेज लेते हो तो आप किसको देते हो? जिससे आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, दुकानदार को, या जिससे आपने सर्विसेज लिए सर्विस प्रोवाइडर को आप पेमेंट करते हो, वो आपसे जीएसटी चार्ज करता है। और वो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर या जो शॉपकीपर है या जिससे आपने माल खरीदा है वो सरकार को जमा कराता है। मतलब आपकी जेब से उसने लिया और सरकार को जमा कराया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। यहां हमने देख लिया था डायरेक्ट टैक्स का पावर, देख लिया था, आर्टिकल्स वगैरह सब देख लिए थे, और हमने इनकम टैक्स लॉ के बारे में भी नॉलेज ले ली थी। राइट, नाउ सेक्शन 1 वी आर डन विद द सेक्शन 1। नाउ वी आर इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो बताता है वो डेफिनेशंस को बताता है। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस को बताता है। चलो सेक्शन 2 डेफिनेशन। हाँ जी, अब डेफिनेशन में अपन सारी डेफिनेशंस को तो यहाँ कवर कर नहीं सकते, इट्स नॉट इजी कि सारी 2 की डेफिनेशन सारी कवर कर ली जाए, है ना। कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू कवर हियर, फटाफट से कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सन। बताओ 231 पर्सन को बताता है। पर्सन मतलब क्या? यस, कोशिश करो, डरो मत, बिकॉज जितना अपन इजी होके यहां बोलोगे ना उतना मैं तुम्हें करेक्ट करता जाऊंगा, तुम्हारी सारी गलतियों को खत्म करवा दूंगा मैं। एट दी एंड अगर तुम ये ना बोलो ना सर कि मजा आ गया सर, मजा, एट दी एंड आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं यार भाई, बस कि आपको बस फिक्र मेरे पे छोड़ दो, दिस इज माई टेंशन यार, तुम्हारी टेंशन अब नहीं है। तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी है टैक्स में, इतना मैं बोल सकता हूं। जो एफर्ट्स होगी वो मेरे साथ होगी, उसके अलावा नहीं होगी। उसके अलावा छोटे छोटे बस 5, 10, 15, 20 मिनट निकालने का तुम्हें एक तरीका दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 5, 10 मिनट निकालने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ लिया फिर मुझे घंटों पढ़ना पड़ेगा जब जाके समझ आएगा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें सिर्फ अपने कुछ रोज के डेली शेड्यूल में से 10 से 15 मिनट निकालने हैं, वो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। हाँ जी, अभिनव, यस अभिनव, एक आपके ही मैसेज दिख रहे हैं मुझे, बाकी तो किसी के दिख नहीं रहे हैं। हाँ बताओ जी, टू 231 क्या है? 231 सर डेफिनेशन 2 के अंदर डेफिनेशन है 231 है पर्सन। पर्सन मतलब जिस पे इनकम टैक्स इंपोज किया जा सकता है। फटाफट से देख लेते हैं, आ जाओ। सॉरी, पर्सन जिस पे इनकम टैक्स इंपोज किया जा सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, दीज ऑल आर पर्सन। ठीक है ना। इंडिविजुअल, आप हम सब क्या हैं? वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, राइट। एचयूएफ, जैसे ही एक बच्चा एक परिवार के अंदर पैदा होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एचयूएफ। ठीक है ना। एओपीबीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहां पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप सभी से तैयार हो जाना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले एक बार सारा समझा दूं, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एओपीबीओआई? तैयार रहना भैया, ठीक है ना।
आप बोलोगे सर इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं आपसे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एओपी बीओआई? आप बोलोगे सर एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। चलो कोई बात नहीं, इसकी फीलिंग्स पूछना चाहता हूं, है क्या वो भी पूछूंगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इट इंक्लूड्स एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, राइट। और ये सभी जो होते हैं मतलब डिपार्टमेंट ने यहां पर जो जो इनकम अर्न कर सकता है, जो जो इनकम अर्न कर सकता है उन सबको यहां पे इन्होंने कवर कर लिया। भगवान को भी कवर कर लिया साहब। ये जो ट्रस्ट होती है ना, ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या होती है? ट्रस्ट होती है, रिलीजियस ट्रस्ट। यस, वो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट। चलो अब मुझे बताओ वापस समझना। 231 में मैंने क्या बताया था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब क्या होते हैं? ये सब दीज ऑल आर पर्सन। इन पर्सन जिस पे टैक्स इंपोज किया जा सकता है, जो जो इनकम कमा सकता है, उन सबको पर्सन की कैटेगरी में डाल दिया है। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एओपी बीओआई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, समझना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बताओ यहां मुझे डिफरेंस बताओ। फटाफट से बताओ, देन विल मूव। आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, फटाफट से बताओ, देन विल मूव। आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे जब तुम्हारे फंडामेंटल्स मजबूत होंगे ना, तब तुम्हें खुद को फील होगा कि यार खटाखट 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 आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी बोलो। चलो मैं बताता हूं एओपी बीओआई में डिफरेंस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन देखो, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर काम करते हैं ना, वो एओपी बीओआई कहलाता है। वो एओपी बीओआई कहलाता है, ठीक है ना। वो पार्टनरशिप फॉर्म तब तक नहीं होता जब तक उनका कोई रिटर्न अग्रीमेंट ना हो, राइट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए 2 चीजें जरूरी है। देयर शुड बी रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। देन दे विल बी अग्रीमेंट, देन दे विल बी क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। अदरवाइज वो एओपी बीओआई कहलाएंगे, ठीक है। सो ये क्या डिफरेंस है सर एओपी बीओआई के अंदर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बट क्या डिफरेंस है? फिर भी टेक्निकली क्या डिफरेंस है सर? एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब वो जो 231 में आ रहे हैं। मतलब अगर कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, एचयूएफ आपस में मिलते हैं, मान लो 2 इंडिविजुअल और एक फर्म मिलकर अगर कोई व्यापार करते हैं, दिस इज एओपी। 2 इंडिविजुअल या 2 कंपनी मिलकर अगर कोई व्यापार करते हैं, दैट इज एओपी, ठीक है। और इसी तरीके से बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मिलकर अगर कोई व्यापार करते हैं, दीज आर दी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब आप, मैं या इंडिविजुअल मिलकर अगर कोई काम करते हैं, जैसे अभिनव, आकाश, भरत, तीनों मिलकर अगर कोई काम करते हैं, दीज आर द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस, अभिनव, आकाश, भरत मिलकर काम करते हैं, दिस इज एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो जी। चलो जी शुरू करते हैं नेक्स्ट। समझ आ रहा है ना तुमको? एक बार बोलो तो सही भाई, क्या करते हो? काई करते हैं ना, बोलते नहीं हो आप। चलो जी, तो 231 में यहां पर पर्सन की डेफिनेशन को बताया गया है, ठीक है, जिस पर इनकम टैक्स इंपोज किया जा सकता है। ध्यान रखना, किया जा सकता है।
जब वो उस क्राइटेरिया में आ जाएगा तो यस इस पे इनकम टैक्स इंपोज हो जाएगा। बट हुआ नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, पर्सन अभी इनकम टैक्स इंपोज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही किसी पर्सन पे इनकम टैक्स इंपोज हो जाता है, इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजन लग जाता है, ही विल बिकम असेसी, ही विल बिकम असेसी। समझ आ रहा है? सो पर्सन की डेफिनेशन में देख ली 231 और असेसी 27 के अंदर असेसी को बताया गया है कि भैया पर्सन जिसपे इनकम टैक्स इंपोज हो सकता है, लेकिन जैसे ही उस पे इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन इंपोज हो गया, ही विल बिकम असेसी। देखो, एनी पर्सन by whom any tax or any other sum is payable under this act or include, ये बोलता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसपे इस एक्ट के अंदर या तो कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो या पेड और पेबल और इट इंक्लूड्स, या तो आप पे कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है देन यू आर असेसी, या आप पे कोई भी इनकम टैक्स का प्रोविजन इंपोज हो चुका हो, इट इंक्लूड्स। अब बता रहे हैं क्या, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इसको आपको ऐसे बताता हूं। 231 में हमने क्या देखा, पर्सन, 27 असेसी। पर्सन मतलब जिसपे इनकम टैक्स इंपोज हो सकता है, जिसपे इनकम टैक्स इंपोज हो गया दैट इज असेसी, दैट इज असेसी। तो असेसी में क्या हो जाएगा, असेसी में क्या हो जाएगा, देखो, या तो आप पे इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो, इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो, या इट इंक्लूड्स, ये बोलता है कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग या तो आप पे कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो देन यू आर असेसी। बिल्कुल सही है यार, आपको इस प्रोविजन लग गया ना, टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है देन यू आर असेसी। बट अगर सर हो सकता है आप पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी ना हो लेकिन फिर भी आप असेसी हो जाओगे, कब, पहला 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 आप पर असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो, असेसमेंट प्रोसीडिंग, असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो। असेसमेंट प्रोसीडिंग, असेसमेंट प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है सर, जैसे ही आप अपना रिटर्न डिपार्टमेंट में फाइल करते हो, जैसे ही आप अपना रिटर्न डिपार्टमेंट में फाइल करते हो, उस पर क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, साइड में रख देता है, नहीं, चेक करना शुरू कर देता है। उस चेकिंग प्रोसेस को असेसमेंट प्रोसीडिंग बोला जाता है। समझ आ रहा है आपको? असेसमेंट प्रोसीडिंग बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी, जैसे ही आपने रिटर्न फाइल किया ना, डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसे चेक करना शुरू करेगा, ऑटोमेटेड चेक होता है। बस जैसे ही डिपार्टमेंट में फाइल हुआ, डिपार्टमेंट अपनी प्रोसेस शुरू कर देगा, दैट इज असेसमेंट प्रोसीडिंग, राइट। तो आपकी कोई जरूरी थोड़ी है कि टैक्स लाइबिलिटी हो तो ही वो चेक करेगा, बाकी चेक नहीं करेगा। डिपार्टमेंट बोलता भैया मेरे दरबार में आओगे तो मुझे तुम्हारा सत्कार तो करना ही पड़ेगा, तो तुमने अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा, दैट इज असेसमेंट प्रोसीडिंग, राइट। तो रिलेटेड टू रिटर्न है ना, आपने अगर कोई रिटर्न फाइल किया है, रिलेटेड आपने अगर अपना कोई रिटर्न फाइल किया है, यस, उससे रिलेटेड आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग हो जाती है। देख लो एक बार फटाफट से यहां बता देता हूं मैं, असेसमेंट ऑफ इनकम, ठीक है, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, पहला असेसमेंट ऑफ इनकम। आपने अगर अपना इनकम का रिटर्न, इनकम का असेसमेंट, आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो वो आपकी इनकम का असेसमेंट करेगा, भाई आपकी इनकम कितनी है। हो सकता है आपकी जीरो इनकम है, आपको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, नहीं नहीं मैं तो रिटर्न फाइल करूंगा, कर दे भाई, मना थोड़ी है। डिपार्टमेंट किसी को मना नहीं करता है, डिपार्टमेंट बोलता है जिसको फाइल करना करो, भले आपका टैक्स लाइबिलिटी हो या ना हो, यस यू कैन फाइल द रिटर्न। तो जैसे ही आप रिटर्न फाइल करोगे आप क्या बन जाओगे, असेसी। मतलब डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि देख, जिसपे इनकम टैक्स का प्रोविजन इंपोज हो सकता है वो है पर्सन, लेकिन जिसपे इनकम टैक्स का प्रोविजन लग गया वो बन जाता है असेसी। इनकम टैक्स का प्रोविजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी होने पे ही लगता है, ये बोलता है जैसे ही आप इनकम टैक्स के दरबार में आ जाओगे ना, आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन लग जाएगा। आपने जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न, आपने अपना इनकम का रिटर्न फाइल कर दिया, भले ही आपकी इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी ना हो, बट आप पे इनकम टैक्स का प्रोविजन लग गया, क्योंकि अब इनकम टैक्स आप पे रिटर्न पे काम करना शुरू कर चुका है। समझ आ रहा है? चलो, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस। आप बोलोगे सर मेरा टैक्स तो बन ही नहीं रहा है, मेरा तो लॉस है, मेरा तो लॉस है, मेरे पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो मैं एसएससी नहीं हूं। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट ने क्या बोला, देख भाई तेरे को लॉस हुआ है, अगर इस लॉस को अगले साल तू अपनी इनकम से सेट ऑफ करवाना चाहता है तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर तूने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस लॉस का तू आगे बेनिफिट नहीं ले सकता, राइट। आगे जब मैं रिटर्न फाइलिंग में बताऊंगा ना, वो इसी के साथ ही, ये चैप्टर आपका रिटर्न फाइलिंग इसी बेसिक के साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा मैं, है ना। तो वहां पर ये बोला गया है कि आपका, अगर आप अपना लॉस का रिटर्न फाइल करते हो, इसे मैं बोल सकता हूं एनी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू रिटर्न, ठीक है, या लॉस रिटर्न और रिलेटेड टू रिफंड। रिफंड के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस रिटर्न में क्या हो जाता है,
लॉस रिटर्न में क्या हो जाता है, मान लो आपको किसी ईयर आपको अपना आपका बिजनेस है, लेट्स अज्यूम बिजनेस, आपने बिजनेस में 5 लाख का आपको लॉस हुआ। अब आप क्या बोलोगे, 5 लाख का लॉस हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब आपको फर्स्ट ईयर में 5 लाख का लॉस हुआ, लेट्स अज्यूम सेकेंड ईयर में आपको 19 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। आप क्या बोलोगे, सर 19 लाख में मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक बात है। इसे चलो दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, इजी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में मान लो आपको 19 लाख का प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट ईयर में आपको 19 लाख का प्रॉफिट हो गया। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 19, डिपार्टमेंट बोलेगा भाई 19 लाख पे टैक्स लेके आ, बिल्कुल आपको देना भी पड़ेगा 19 लाख पे टैक्स, ठीक है, आपने टैक्स दे दिया। बोले मैं ईमानदार नागरिक हूं सर, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैं टैक्स दूंगा। सेकेंड ईयर आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब मुझे बताओ क्या होगा। आप बोलोगे डिपार्टमेंट को सर देखो मेरे को जब 19 लाख का प्रॉफिट था तो तुमने मुझसे टैक्स ले लिया, सर आज ईमानदार नागरिक होने के नाते मैंने अपना टैक्स पूरा चुकाया है, तो जब मैं लॉस में हूं, जब मेरे को नुकसान हो रहा है तो सर मुझे अपना टैक्स रिफंड करो। सर जब मेरी इनकम हो रही है तो तुम मुझे टैक्स ले रहे हो, जब मेरी इनकम नहीं है तो रिफंड करो ना सर, लॉस में हूं, नेगेटिव में इनकम, तो रिफंड करो, लॉजिकली बिल्कुल सही है। लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको रिफंड कर पाए, बट हम आपको एक बेनिफिट देते हैं कि सर ये लॉस जो है ना हम आपका आगे आने वाली इनकम से सेट ऑफ करवा देंगे। तो अगर आपकी थर्ड ईयर के अंदर, अगर आपका थर्ड ईयर के अंदर सर 15 लाख का प्रॉफिट बनता है तो हम आपसे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो 10 लाख पे करेंगे, क्योंकि ये 5 लाख का लॉस का हम आपको सेट ऑफ दे देंगे। बट सर सेट ऑफ हम आपको तभी दे पाएंगे जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो ड्यू डेट के पहले पहले, ठीक है ना, रिटर्न फाइल कर दिया हो ड्यू डेट के पहले पहले। तो देखो लॉस रिटर्न, तो आपको अपना लॉस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। भले आप पे इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने अपना लॉस रिटर्न फाइल किया इनकम टैक्स उसे चेक करेगा, असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू हो गई उस पे, तो यू विल बिकम एसएससी। आप पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है बिकॉज यू आर इन लॉस, यू डोंट हैव एनी इनकम, बट फिर भी आपको एसएससी बोल दिया गया क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविजन आप पे लग चुका है। जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करते हो इनकम टैक्स का प्रोसेस आप पे लग चुका है, राइट। तो एनी असेसमेंट प्रोसीडिंग मतलब आपने अपना रिटर्न फाइल किया, उन डिपार्टमेंट ने असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर दी। सेम फॉर द रिफंड, अगर आपको अपना रिफंड क्लेम करना है तो भी उसके लिए आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता है। सो यहां पर जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करते हो या लॉस रिटर्न फाइल करते हो या रिफंड क्लेम करते हो तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और जैसे ही आपका रिटर्न डिपार्टमेंट में जाएगा डिपार्टमेंट उस पर असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। सो यू विल बिकम असेसी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, असेसी जब आप पे इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो, टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन, और इट इंक्लूड्स, पहला आप पे असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड और लॉस रिटर्न। दूसरा, यू आर द डीम्ड असेसी, यू आर द डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द डीम्ड असेसी, व्हाट इज द डीम्ड असेसी, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द डीम्ड असेसी, बताओ बताओ यार, ऐसे मत करो, थोड़ा तो बोलो, मुझे हिम्मत आती है तुम बोलते हो तब। हाँ जी, डीम्ड एसएससी मतलब बताओगे क्या। देखो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स यार, मैं है ना इस चैप्टर को हमेशा मजबूत करवाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि दीज आर द फंडामेंटल्स। जब फंडामेंटल्स मजबूत होंगे ना आगे का आधार बहुत मजबूत बनेगा। जनरली क्या होता है बाकी सब स्किप करवा देते हैं इस पोर्शन को, बट मैं कभी स्किप नहीं करवाता, मैं इस बिगिनिंग से चलता हूं, बिगिनिंग से एंड तक एकदम फ्लो में, ताकि यार तुम्हें मजा आए। हाँ जी, डीम्ड एसएससी मतलब क्या हो गया, जैसे समझाता हूं। डीम्ड एसएससी मतलब बालिका वधू, लेट्स अज्यूम, बालिका वधू जैसे अपन देखते हैं ना कौन कौन से बच्चों के जो सीरियल आते हैं, लेट्स अज्यूम, तो बच्चों की अगर मान लो कोई इनकम होती है, राइट, तो उनके पेरेंट्स की इनकम में टैक्सेबल होती है, राइट। मतलब डीम्ड एसएससी मतलब आप किसी और की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, आप किसी और की टैक्स पे आप किसी और की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। जैसे वो तारक मेहता का था ना, वो क्या नाम है यार उसका, भूल गया भाई मैं, तारक मेहता वो में बच्चा था ना यार, वो क्या नाम है उसका, क्या भूल गया भाई मैं, तारक मेहता का जो बच्चा था, तारक मेहता चाइल्ड आर्टिस्ट, टप्पू 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 है ना,
तप्पू, तप्पू से ना, तो तप्पू इज माइनर, लेट्स अज्यूम तप्पू इज माइनर, राइट। तो अगर मान लो तप्पू की कोई इनकम है तो उस पर उसकी पेरेंट्स को टैक्स देना होता है। मान लो उनके पेरेंट्स की कोई इनकम ही नहीं है, पेरेंट्स को बोलते हैं भैया मेरे को तो टैक्स पे करने की कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट यू आर डीम्ड असेसी, यू आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर सन, सो यू आर डीम्ड असेसी। हाँ तप्पू, यस रेशमा, तप्पू सेना, करेक्ट। यस तप्पू, में भूल गया, दिमाग में नहीं है नाम ही यार। सो यू आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर सन, सो यू आर डीम्ड असेसी, ठीक है ना। जब आप अपने, आपकी हो सकता है आपकी इनकम नहीं हो, आप बोलोगे सर मेरी तो कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, मेरे को तो इनकम, मेरी तो इनकम ही नहीं है, मेरे को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है, मैं असेसी नहीं हूं, बट यस यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन योर इनकम, बट यू आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन योर सन, इनकम ऑफ योर सन, देन यस यू आर डीम्ड असेसी। समझ आ रहा है। और तीसरा असेसी इन डिफॉल्ट, तीसरा असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट में क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज असेसी इन डिफॉल्ट। तो देखो मैंने क्या बताया, असेसी मतलब क्या हो गया, यहां पर या तो आप पे इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो या इट इंक्लूड्स आप पर कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो। दूसरा यू आर द डीम्ड असेसी, तीसरा यू आर असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट हो सकता है सर मेरे पे कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने कोई टैक्स के प्रोविजन का डिफॉल्ट कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, आई विल बी असेसी इन डिफॉल्ट। तो मैं क्या हो जाऊंगा, असेसी बन जाऊंगा। लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूं सर मेरी इनकम ही नहीं है, टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, 2.5 लाख से कम इनकम है, मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन मैंने किसी अपने बिजनेस में किसी कॉन्ट्रैक्टर को मान लो या किसी कंसल्टेंसी पे 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, किसी कंसल्टेंसी पे 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो 194J में मुझे उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस काटना था 10,000 रुपए और 90,000 उसको पे करने थे, बट मैंने उसे 1 लाख पे कर दिए, 10,000 टीडीएस नहीं काटा। यहां पर क्या हो गया, मैं असेसी इन डिफॉल्ट। इवन दो मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, मेरे को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है, बट आई डिड डिफॉल्ट इन द इनकम टैक्स प्रोविजन, तो आई विल बी द असेसी इन डिफॉल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो 231 बोलता है पर्सन के बारे में जिसमें इनकम टैक्स लग सकता है, और 27 बोलता है असेसी के बारे में जिसमें इनकम टैक्स का प्रोविजन लग गया हो। 27 क्या बोलता है, असेसी या तो आप पे इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो एज पर द प्रोविजन, या इट इंक्लूड्स हो सकता है आप पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं हो, बट आप पे असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो रिलेटेड टू योर रिटर्न, रिलेटेड टू लॉस रिटर्न, रिलेटेड टू रिफंड। दूसरा यू आर द डीम्ड असेसी, मतलब आप किसी और की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, या यू आर असेसी इन डिफॉल्ट, तो आप क्या बन जाओगे, असेसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो 27 भी आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है, राइट। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, चलो कौन बताएगा इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी में व्हाट इज प्रीवियस ईयर। बताओ भाई, समझ आ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा ना है भाई, समझ आ रहा है। यस, व्हाट इज प्रीवियस ईयर एज पर इनकम टैक्स टर्मिनोलॉजी, बोलो व्हाट इज प्रीवियस ईयर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, बोलो 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 बोलो, फटाफट से बोलो। इनकम अर्न करने वाला ईयर, वेरी गुड। जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो दैट इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में आप जो इनकम अर्न कर रहे हो दैट इज प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर की इनकम पे जिस ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है वो होता है असेसमेंट ईयर, वो होता है प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो इस साल आप जो भी इनकम कमा रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कमा ले, हम तेरे को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये साल कंप्लीट हो गया अगले साल इस इनकम पे को टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्रीवियस ईयर जिस इनकम पे आप, जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, जिस ईयर में आज मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उस पढ़ाने से जो भी रेवेन्यू आ रहा है दैट इज माई प्रीवियस ईयर का इनकम। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में आप जो भी इनकम करते हो दैट इज द प्रीवियस ईयर का इनकम, और उस ईयर की इनकम पे जब टैक्स दोगे दैट विल बी द असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट।
तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि जिस ईयर प्रीवियस ईयर मतलब हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, यस और नो बताओ। प्रीवियस ईयर ऑलवेज 1 अप्रैल से शुरू होता है, यस और नो बताओ भैया, इसका जवाब बताओ मुझे। बोलो। पक्का श्योर लॉक कर दूं, हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है? ना ना ना। यस मैं बोल सकता हूं कि सर जनरली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट अगर आपका बिजनेस पहली बार कमेंस हो रहा है, मान लो आपका बिजनेस पहली बार कमेंस हो रहा है, बिजनेस आपका सेटअप हो रहा है पहली बार मिड ऑफ द ईयर, मान लो 1 जुलाई से अपना बिजनेस शुरू किया आपने, आज क्या तारीख है, मान लो 19 दिसंबर से मैंने बिजनेस शुरू किया, 19 दिसंबर से मैंने बिजनेस शुरू किया 2023 से, राइट। तो मेरे लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 नहीं होगा। मेरे लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, जिस दिन मैंने बिजनेस शुरुआत किया, बिजनेस कमेंस किया, उस दिन से लेके 31 मार्च 2024, दैट इज माय प्रीवियस ईयर, दैट इज माय प्रीवियस ईयर। ये चीज ध्यान रखना। करेक्ट 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 करेक्ट। तो एक बार देख लो, बिल्कुल बस ये हो गया अपना। अब आएंगे अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। The previous year start from 1st April to 31st March in which assessee earned the income. In case of newly set up business, previous start from the date of setting up. ठीक है ना, जिस दिन आपने अपना बिजनेस सेट किया है, स्टार्ट किया है, उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं सर, अभी हमने बोला था कि प्रीवियस ईयर में जितना कमाना है कमा लो, असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स देना होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे इमीडिएट प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। हम क्या बोले थे अभी, अपन ने अभी डिस्कस किया था कि सर प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर लिया जाता है। बताओ कौन से ऐसे केसेस हैं, बताओ। चलो, जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो टैक्स इंपोज होता है, टैक्स इंपोज इन असेसमेंट ईयर, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज हो जाता है। पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। ना 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 ना, क्रू नहीं, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। यस, अब लिखो, जितना गलत लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे करेक्ट करता जाऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं सीरियसली, लिखने की आदत डालो, तुम्हें को आधा करेक्शन तो मैं वही कर दूंगा, एग्जाम में जो आधी मिस्टेक होने वाली है वो मैं यही करेक्ट कर दूंगा तुम्हारी। बस जितना लिखोगे ये समझ लो, जब तुमने कोई चीज लिखी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सही है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, गलत है तो मैं उसे करेक्ट करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करवा दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बस लिखो, जो आता है ना, गलत आ रहा है गलत लिखो, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि यार हम किस थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं, तो मैं उस प्रोसेस को सही कर दूं, राइट। सिर्फ पढ़ाना पर्पस नहीं है यार, आपके दिमाग में जो प्रोसेस चल रही है ना, उस प्रोसेस को सही करना इज माई पर्पस। पढ़ा तो सभी देंगे भाई, बट आपकी गलती को करेक्ट करना इज रिलीवेंट। कहां गलत हो रहे हो वो मुझे सही करना रिलीवेंट है मेरे लिए। तो देखो, इसलिए लिखो, क्रू मेंबर नहीं आता है, वो आता है आपको, जो मेरे को लग रहा है शायद वो याद आ रहा होगा, नॉन रेजिडेंट में होता है ना, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, है ना, लिविंग इंडिया, वो वाला नहीं, वो नहीं। ये है शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। अब शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, अगर मान लो ये बोलता है कि देखो, अपन क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप जो भी कमा रहे हो, हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ठीक है, ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है। तो ये बोलता है भाई देखो, प्रीवियस ईयर में जो तुम कमा रहे हो कमा लो, हम तुम्हें अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स लेंगे। असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया आपका, 24-25, इसे हम बोलते हैं 23-24, और 24-25 में टैक्स लेंगे। सॉरी,
बट शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेंगे। क्यों ऐसा? सर एनआर है और उसका शिपिंग बिजनेस है। मान लो यूके से, सॉरी यूएस से ट्रम्प का कोई शिप है, ट्रम्प का कोई शिप इंडिया में आया, यहां से पैसेंजर्स वगैरह जो भी लगेज वगैरह लिया और रवाना हो रहा था। 5 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था इंडिया से, उसको रवाना हो रहा था। भाई डिपार्टमेंट ने बोला रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? सर मैं जा रहा हूँ, बस वापस आएंगे जब देखेंगे। बोले सर 5 करोड़ का रेवेन्यू है। अरे सर प्रीवियस ईयर की इनकम है ना सर, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर देंगे। ट्रम्प बोला अरे सर काहे को टेंशन ले रहे हो, सर आपका रूल है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि सर प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज होता है, कर दूंगा ना, अगले साल टैक्स पे कर दूंगा, क्यों परेशान करते हो सर, जाने दो मुझे। डिपार्टमेंट ने रोक लिया, बोले रोक, यू आर एनआर, ट्रम्प भाई साहब यू आर एनआर एंड यू आर शिपिंग बिजनेस वाला। भैया मैं तेरे को पकड़ने वहां आऊंगा कि बाहर, तेरे यूएस में आऊंगा क्या तेरे को पकड़ने, अगर तू वापस यहाँ टैक्स देने नहीं आया तो। 5 करोड़ की इनकम पे जो टैक्स बनता है यहां पहले दे जा, फिर रवाना हो, रवाना नहीं होने देंगे। तो आप हमेशा देखोगे जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट, वहां पर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर का एक छोटा सा कैबिन होता है, राइट। वहां पर जो भी एनआर का शिप है वो जब रवाना होता है इंडिया से तो उसे पहले क्लियरेंस लेनी होती है डिपार्टमेंट से, फिर वो रवाना हो सकता है, अदरवाइज वो रवाना नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसका शिपिंग बिजनेस है और वो अगर इंडिया से जा रहा है तो जो भी उसको इंडिया से रेवेन्यू, ये 5 करोड़ का धंधा करके जा रहा है, भैया 5 करोड़ के धंधे पे टैक्स जमा करा के जा, फिर तू जाना, हमें मतलब नहीं है। सो दिस इज द रीजन, उन्होंने क्या बोला है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा, क्योंकि हम कोई पकड़ने उसे बाहर जाएंगे क्या? आज मान लो वापस ट्रम्प नहीं आता है लौट के, तो मैं, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा, अरे भैया ट्रम्प साहब कहां रहते हैं, बताओ बताओ बताओ। करेक्ट। तो एक्सेप्शन क्या हो गया, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा, बट कुछ सम एक्सेप्शंस आर देयर। पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, दूसरा दूसरा लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस। सॉरी यार एक कॉल आ गया था। नाउ आप सभी को बता देता हूं कि नाउ वेरी सून वी आर कमिंग विद द इंग्लिश बैच ऑल्सो, ठीक है ना, बट दैट विल बी द रिकॉर्डेड नॉट लाइव, ठीक है, वेरी सून। चलो जी, एक्सेप्शन। सो पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट बता दिया मैंने, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि इफ यू आर लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, भाई जैसे लेट्स अज्यूम अभिनव, नहीं अभिनव का नाम नहीं लेता, विजय माल्या, ठीक है, और डिपार्टमेंट को पता पड़ गया भाई साहब विजय माल्या यहां पे सारे कार्यक्रम करके रवाना हो रहा है, वापस हिंदुस्तान नहीं आवेगा। ये डिपार्टमेंट को गुप्त सूत्रों से पता पड़ता है, ऐसे कोई एथिकली तो उनको कहीं कहीं पता पड़ता नहीं है कि विजय माल्या थोड़ी जाएगा सर मैं देखो परमानेंट जा रहा हूं, बताएगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा है, वो तो यहां से सारी रेवेन्यू ले रहा है। बोले सर प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लेता है, भैया इनकम अर्न करो रवाना हो जाए, असेसमेंट में कौन देखेगा, आएंगे ही नहीं अपन तो हिंदुस्तान में। लेकिन डिपार्टमेंट को अगर पता पड़ गया कि व्हाट यू आर प्लानिंग, यू आर मूविंग, यू आर शिफ्टिंग टू आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, भाई साहब आपको पकड़ लेंगे एयरपोर्ट पे, वो सारा प्रॉपर रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो सारे कम्युनिकेट कर देते हैं, भैया विजय माल्या नाम का इंसान अगर यहां से रवाना हो तो होने मत देना उसको, राइट। तो उस केस में इफ यू आर लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, तो आपको वहां पर उन्होंने बोल दिया है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स जमा कराओ, फिर जहां जाना है वहां जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। सो दीज आर सम एक्सेप्शन जहां प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। जनरली हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज हो जाता है। पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, दूसरा लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, और तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। सेम
विजय माल्या क्या कर रहा है? विजय माल्या अपनी प्रॉपर्टीज धनाधन 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 बेच रहा है और क्या कर रहा है? इस पे टैक्स अवॉइड करना है। अपन क्या करेंगे? यहां से रवाना हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। 2 और 3 ऑलमोस्ट लगभग कनेक्टेड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हो और टैक्स अवॉइड करने का आपका प्लानिंग है, ताकि अपन क्या करेंगे? असेसमेंट ईयर में अपन होंगे ही नहीं तो कौन टैक्स देगा। यहां पर डिपार्टमेंट को अगर आपके बारे में पता पड़ जाता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो तो यस, उस केस में आपको बोलेगा भैया प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स दे, बाकी जाने नहीं देंगे कहीं पे भी तेरे को, राइट। सो दीज आर द केसेस। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स इंपोज हो जाता है। पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। दूसरा, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पज। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। चौथा, AOP BOI formed for shorter duration. AOP BOI formed for shorter duration. AOP BOI formed for shorter duration मतलब क्या? AOP BOI formed for shorter duration मतलब क्या? भाई देखो, लेट्स अज्यूम मैं, अभिनव, आकाश, 4-5 जने मिले, हमने कहा यार देख भाई अभिनव, कोविड टाइम चल रहा है, क्या करते हैं अपन? मास्क बनाते हैं, क्योंकि अपने को मास्क बहुत बढ़िया आता है, अपन को बनाना, मास्क बेचना भी अपन को आता है। बनाएंगे नहीं तो चलो ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचेंगे हिंदुस्तान के अंदर। 2 महीने का मस्त व्यापार करेंगे अपन। 2 महीने के बाद तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। हमने क्या करा? 2 महीने हमने मिलकर काम किया, दैट इज AOP BOI फॉर्म्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। और बाद में अब अभिनव के रास्ते, हम 50 लाख का प्रॉफिट कमाया, 25 लाख अभिनव का, 25 लाख मेरा, हम रवाना हो गए। डिपार्टमेंट बोला रुको भैया, तुम AOP BOI हो, राइट, जो भी प्रॉफिट हुआ है टैक्स दे के जाओ, क्योंकि बाद में मैं कोई अभिनव को पकड़ने नहीं जाऊंगा, भरत को अलग अलग पकड़ने नहीं जाऊंगा, और कई सारे लोग होंगे उनको अलग अलग पकड़ने नहीं जाएंगे हम। AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? सो देयर आर 5 केस, 4 केसेस आपको समझ में आ गए, और 5वां जो है दैट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब आपने व्यापार किया और आपने व्यापार बंद कर दिया। अब यहां पर अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आदमी सही है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देगा, तो ये इट्स डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको बोल सकता है चल कोई बात नहीं, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देना। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को लगता है आदमी गड़बड़ है, भाई साहब तू प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा, सो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के केस में इट्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ AO। वो चाहे तो आपसे असेसमेंट ईयर में टैक्स ले ले, वो चाहे तो आपसे प्रीवियस ईयर में ले ले, बट इन 4 केसेस में तो कंपल्सरी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ हमने अभी सेक्शन 3 में क्या देखा? सेक्शन 3 में हमने देखा सर प्रीवियस ईयर क्या बोलता है कि सर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को खत्म होता है, जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो दैट इज प्रीवियस ईयर। बट अगर आपका बिजनेस पहली बार शुरू हो रहा है तो जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ है उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है टिल 31 मार्च। और सर प्रीवियस ईयर में आप जो भी कमाते हो उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज किया जाता है। 5 केसेस थे। अब आपको 5 केसेस ना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सलाद खाने की जरूरत है। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और डी से डिसकंटिन्यूड बिजनेस। 1 मिनट। हाँ जी, शिपिंग बिजनेस, लिविंग इंडिया, तो ये 5 एक्सेप्शन हो गए हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स इंपोज होता है, राइट। जनरली हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है। शिपिंग बिजनेस, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और डी से डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ठीक है ना। तो ये देखो यहां पे आपका एक बार बता देता हूं, शिपिंग बिजनेस, लिविंग इंडिया, AOP BOI, ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और डी से डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, आज अपन इतना ही लेते हैं। सेक्शन 4, अब आपका मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट, और कल मैं आपको मेजरली इस चैप्टर को क्लोज ही करवा दूंगा। आज तो मैं 2 घंटे का ही ले रहा हूं, कल से इट विल बी प्रॉपर रेगुलर टाइमिंग 7:30 to 10:30 इनिशियली, देन विल प्लान कि अगर अपने को क्या क्या शेड्यूल बनाना है। सो यस, बताइए कैसा लगा तुम्हें आपको सेशन? हाँ जी भाई, समझ आया? बाउंसर गया?
समझ आया? बाउंसर गया। चलो जी, कल अपन सेक्शन 4 देखेंगे। दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे इनकम टैक्स का जो आधार है ना, सेक्शन 4 ही है। चलो, थैंक यू थैंक यू। समझ आया ना एकदम परफेक्टली? तो कल अपन देखेंगे सेक्शन 4, दैट इज द बेस ऑफ द पूरा इनकम टैक्स। किस तरीके से इनकम कैलकुलेशन होती है, फिर देखेंगे उस पर टैक्स कैसे इंपोज होता है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, बट न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम। तो क्या है सर उसके अंदर, वो भी देखेंगे। सर टैक्स लगाने के बाद सर सरचार्ज भी कुछ होता है, वो भी देखेंगे। मार्जिनल रिलीफ का केस देखेंगे। सेस मार्जिनल रिलीफ के बाद हम रिबेट देखेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, राइट। और फिर देखेंगे सर न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स रेट्स क्या हैं। सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो अगला जो सेशन है आने वाला, दैट विल बी द आधार फॉर होल इनकम टैक्स। ओके, दिस इज द बेस। अभी जो आज का लिया है दैट इज द फंडामेंटल हमारा। ऑल आर द फंडामेंटल्स। मैं हमेशा बात ही फंडामेंटल्स ही करता हूँ पूरे इनकम टैक्स में, अदरवाइज बात ही नहीं करते अपन। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो सारी चीजें मैनेजेबल है। चलो जी, ओके।